दोस्तों, आज आप सुनेंगे डैन ब्राउन के बहुचर्चित नॉवल द लॉस्ट सिंबल का 7वां भाग। अगर आपने इससे पहले के 6 भाग अभी तक नहीं सुने हैं तो उनको सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। और अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अध्याय 90। लैंगडन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे पता था कि पिरामिड के बारे में लोगों की मान्यता थी कि इसमें किसी खास जगह का पता छिपा हुआ है, लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वो पता इतने साफ साफ तरीके से लिखा होगा। 8 फ्रैंकलिन स्क्वायर। वो हैरानी से भरकर फुसफुसाया, ये एक सड़क का पता है? क्या तुम्हें पता है कि वहां पर क्या है? लेकिन कैथरीन को भी इस पते के बारे में कुछ मालूम नहीं था। लैंगडन ने कैपस्टोन के सबसे ऊपरी पॉइंट की तरफ देखा और फिर नीचे की तरफ पढ़ने लगा। द सीक्रेट हाइड्स विद इन द ऑर्डर 8 फ्रैंकलिन स्क्वायर। लैंगडन को ये बिल्कुल पता नहीं था कि उस जगह पर कोई ऐसी चीज़ दबी हुई थी या नहीं, लेकिन इस समय सिर्फ इस बात का महत्व था कि उसने और कैथरीन ने पिरामिड पर लिखी इबारत को पढ़ लिया था और पीटर को छुड़ाने के लिए अब उनके पास ज़रूरी जानकारी मौजूद थी, और वो भी बिल्कुल सही समय पर। लैंगडन की मिकी माउस घड़ी पर चमक रही सुई बता रही थी कि अब उनके पास 10 मिनट से भी कम टाइम बचा था। कैथरीन ने किचन की दीवार पर टंगे फ़ोन की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसे फ़ोन करो अभी, तुरंत। लैंगडन किचन में टंगे फ़ोन की तरफ बढ़ गया। रिसीवर उठाकर उसने उस आदमी का नंबर डायल किया। फ़ोन पर हो रही बातचीत को सुनने के लिए कैथरीन ने भी रिसीवर से अपना सिर सटा दिया। आखिरकार फ़ोन लगा, लेकिन दूसरी तरफ से किसी तरह का अभिवादन नहीं सुनाई दिया, बस सांस लेने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लैंगडन ने जल्दी से कहा, तुम्हें जो जानकारी चाहिए वो मेरे पास आ गई है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले पीटर को हमें वापस करना होगा। दूसरी तरफ से किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी। आप कौन बोल रहे हैं? लैंगडन बुरी तरह से चौंक पड़ा। उसने बिना कुछ सोचे समझे कहा, मैं रॉबर्ट लैंगडन। तुम कौन हो? औरत की आवाज़ में हैरानी का भाव था। तुम्हारा नाम रॉबर्ट लैंगडन है? यहाँ कोई आदमी तुम्हें ढूंढ रहा है। क्या कहा आपने? कौन ढूंढ रहा है और आप कौन हैं? औरत ने थोड़ा कांपती आवाज़ में कहा, मैं प्रिफर्ड सिक्योरिटी की ऑफिसर हूँ, मॉन्टगोमरी। शायद तुम हमारी मदद कर सकते हो। 1 घंटा पहले मेरे एक साथी ने कोलोरामा हाइट्स से 911 नंबर पर आए एक कॉल का जवाब दिया था। ये शायद किसी की किडनैपिंग का केस लग रहा था, लेकिन फ़ोन करने वाली औरत से मेरा दोबारा संपर्क नहीं हो पाया। मैंने मदद के लिए लोगों को बुलाया और उस घर की तलाश के लिए गई। उसके पिछवाड़े में मेरे साथी की लाश पड़ी थी। घर का मालिक तब तक गायब हो चुका था। हम ताला तोड़कर अंदर घुसे और उसी वक्त हॉल के अंदर मेज़ पर रखे मोबाइल की घंटी बज रही थी और मैंने फ़ोन उठा लिया। क्या तुम अभी घर के अंदर हो? लैंगडन ने पूछा। हाँ, और 911 पर दी गई खबर एकदम सही थी। मैं अगर थोड़ी हड़बड़ाई हुई लग रही हूँ तो माफ़ करना, लेकिन मेरी साथी मारी जा चुकी है और हमें यहाँ ज़बरदस्ती बंद किया हुआ एक आदमी भी मिला है। उसकी हालत अच्छी नहीं है। हम लोग उसकी देखभाल कर रहे हैं। वो 2 लोगों के बारे में पूछ रहा है, लैंगडन और कैथरीन। कैथरीन के मुंह से निकला, वो मेरा भाई है। मैंने ही 911 पर फ़ोन किया था। वो ठीक तो है ना? नहीं मैम, उसकी हालत बहुत ख़राब है। उसका एक हाथ कटा हुआ है। प्लीज़ ऑफिसर, मुझे उससे बात करनी है। मेरी उससे बात कराइए। अभी उसका इलाज हो रहा है मैम। उसे कभी होश आता है तो कभी वो बेहोश हो जाता है। अगर आप आसपास हैं तो प्लीज़ यहाँ आ जाइए। वो आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, हम वहाँ से बस 6 मिनट की दूरी पर हैं। हम अभी आ रहे हैं। और फिर फ़ोन बंद हो गया। अध्याय 91। कैथेड्रल कॉलेज के अंदर लैंगडन और कैथरीन तहखाने की सीढ़ियों पर तेज़ी से ऊपर जा रहे थे। उन्हें अब आसमान में मंडरा रहे हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। लैंगडन को उम्मीद थी कि वो वहाँ से चुपचाप निकलकर कोलोरामा हाइट्स पहुँच जाएंगे और उनके ऊपर किसी की नज़र नहीं पड़ेगी। महिला सिक्योरिटी गार्ड से फ़ोन पर हो रही बातचीत खत्म होने के 30 सेकंड बाद कैथरीन ने जल्दी जल्दी पिरामिड और कैपस्टोन को पानी से बाहर निकाला। उनसे भाप उठ रही थी। उसने जब पिरामिड को लैंगडन के बैग में रखा उस समय भी उससे पानी टपक रहा था। सीढ़ियों के ऊपरी सिरे तक फुर्ती से पहुंचने के बाद जब वो कोने की तरफ मुड़े तो कैथरीन अचानक रुक गई। उसने हॉल के दूसरे किनारे पर बने सिटिंग रूम की तरफ इशारा किया। बगल वाली खिड़की से लैंगडन को लॉन पर चुपचाप खड़ा काला हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा था। उसके साथ ही एक पायलट खड़ा था जो उनसे दूसरी तरफ देख रहा था और अपने रेडियो पर बात कर रहा था। वहीं पर काले रंग की एक कैडिलैक एस्केलेड कार खड़ी थी जिसके शीशों पर काला रंग चढ़ा हुआ था। अंधेरे में रहते हुए लैंगडन और कैथरीन सिटिंग रूम में पहुंच गए। वो फील्ड टीम के बाकी लोगों को देखने के लिए खिड़की से बाहर झांकने लगे। शुक्र था कि सामने का विशाल लॉन पूरी तरह से खाली था। लैंगडन ने कहा, वो लोग ज़रूर कैथेड्रल के अंदर होंगे। तभी उनके बगल से किसी की भारी आवाज़ सुनाई दी।
जी नहीं, वो अंदर नहीं है। दोनों चौंक कर पीछे की तरफ मुड़े। सिटिंग रूम के दरवाजे के पास काली पोशाक पहने दो लोगों ने उनके ऊपर लेजर राइफल तान रखी थी। एक जानी पहचानी आवाज उन्हें सुनाई दी। आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई प्रोफेसर। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज की रात आपने कुछ बहुत ही घटिया चुनाव किए हैं। ये डायरेक्टर साटो थी। लैंगडन ने जल्दी जल्दी कहा। पुलिस ने पीटर सोलोमन का पता लगा लिया है। उसकी हालत खराब है, लेकिन वो जिंदा बच जाएगा। तो मामला खत्म हो गया। पीटर के मिलने की बात से साटो को आश्चर्य हुआ या नहीं, ये उसने जाहिर नहीं होने दिया। वो सीधे लैंगडन के सामने आकर रुकी। प्रोफेसर, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये मामला अभी खत्म होने से कोसों दूर है, और अगर इसमें पुलिस शामिल हो चुकी है तो फिर ये और भी ज्यादा गंभीर हो चुका है। जैसा कि मैंने शाम को आपको बताया था, ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। आपको पिरामिड लेकर कतई भागना नहीं चाहिए था। अब बेहतर ये होगा कि आप अपने इस बैग को टेबल पर रख दें। लैंगडन ने अपनी छाती पर चमक रही लेजर किरणों को देखा और फिर अपने बैग को टेबल पर रख दिया। साटो के साथ आए एजेंट्स में से एक आगे बढ़ा और उसने बैग की चेन को खोल दिया। थैले के अंदर से भाप का एक गुबार सा बाहर निकला। उसने थैले के अंदर अपनी सर्च लाइट से रोशनी डाली और देर तक घूरता रहा। फिर उसने हैरानी से साटो की तरफ देखते हुए सिर हिलाया। साटो ने आगे आकर थैले के अंदर देखा। फिर उसने पूछा, इस कैपस्टोन पर जो अक्षर खुदे हुए हैं, क्या आपको इसका कोई मतलब समझ में आता है? द सीक्रेट हाइड्स विद इन द ऑर्डर। हम पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकते मैम। और ये पिरामिड इतना गर्म क्यों है? इससे भाप क्यों निकल रही है? कैथरीन ने बिना हिचकिचाए कहा, क्योंकि हमने इसे खौलते पानी के अंदर डाला था। साइफर का पता लगाने के लिए ये जरूरी था। हम आपको सारी बातें बता देंगे, लेकिन पहले मुझे अपने भाई को देखने दीजिए प्लीज। उसने कितना कुछ सहा है। आपने पिरामिड को खौलते पानी में डाला? आपका दिमाग तो ठीक है? कैथरीन ने ठंडे स्वर में कहा। आप फ्लैशलाइट को बंद कीजिए और कैपस्टोन को ध्यान से देखिए। हो सकता है आपको अभी भी कुछ नजर आ जाए। साटो ने वैसा ही किया और इस बार वो और भी अचंभे में पड़ गई। 8 फ्रैंकलिन स्क्वायर, क्या उस आदमी को यही पता चाहिए? जी हाँ डायरेक्टर, लैंगडन ने कहा। उसे लगता है कि ये पिरामिड एक मैप है जो उसे महान तिजोरी का पता बताएगा, जो प्राचीन रहस्यों को खोलने के लिए चाबी का काम करेगा। साटो ने फिर से कैपस्टोन की तरफ देखा और जब उसने बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज़ बेहद डरी हुई सुनाई दे रही थी। मुझे बताइए, क्या आप लोगों ने उस आदमी से कांटेक्ट कर लिया है? क्या आप उसको यह पता बता चुके हैं? लैंगडन ने कॉल करने से लेकर अब तक की सारी कहानी साटो को बताई। साटो ने बड़े ही ध्यान से एक एक बात को सुना। ऐसा लग रहा था जैसे उसका गुस्सा अभी फट पड़ेगा, लेकिन उसने अपने ऊपर कंट्रोल रखा और फिर पास खड़े एजेंट से कहा, उसे अंदर भेजो, वो एसयूवी में है। आप किसे अंदर भेजने की बात कर रही हैं? लैंगडन ने पूछा। वही जो आपके द्वारा किए गए इस गड़बड़ झाले का कोई हल ढूंढ सकता है। लैंगडन को अब गुस्सा आ गया। कैसा गड़बड़ झाला? अब जब पीटर सेफ है तो फिर ये सब कुछ किस लिए? साटो गुस्से से उबल पड़ी। फॉर गॉड सेक प्रोफेसर, ये पीटर का मसला नहीं है। मैं कैपिटॉल हिल पर भी आपको यही बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपने मेरा साथ देने की जगह मेरे खिलाफ काम करने का फैसला किया और ये सारा तमाशा खड़ा हो गया। आपने जब अपना मोबाइल फोन नष्ट किया तो इस आदमी के साथ हमारा सारा संपर्क आपने खत्म कर दिया, क्योंकि हम उस फोन को ट्रैक कर रहे थे। और आपने ये जो पता ढूंढा है, इसका चाहे जो भी मतलब हो, हम इस पागल को उसी जगह पर पकड़ सकते थे। हमारे पास बस यही एक मौका था। और आप मिस सोलोमन, आपको पता था कि वो वहशी कहाँ रहता है, तो फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आप दोनों की बुद्धि में ये बात बैठ रही है कि उसे पकड़ पाने का अकेला मौका हम खो चुके हैं। मुझे खुशी है कि आपका भाई सेफ है, लेकिन मैं आपको साफ साफ कहना चाहती हूँ कि आज रात हम जिस मुसीबत का सामना कर रहे हैं, उसके नतीजे आपके परिवार से कहीं ज्यादा व्यापक हैं। इनका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। आपके भाई को जिस आदमी ने किडनैप किया है, उसके पास अपार शक्ति है। हमें उसे तुरंत पकड़ना है, हर कीमत पर। साटो की फटकार खत्म हो रही थी कि सामने छाया के भीतर से वॉरेन बेलामी अंदर आता दिखाई दिया। वो बहुत ही लुटा-पिटा, हैरान और हताश लग रहा था। लैंगडन ने उससे कहा, वॉरेन, तुम ठीक तो हो? क्या तुमने सुना पीटर एकदम सेफ है? वॉरेन ने थके स्वर में कहा, नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। और हाँ, पीटर के बारे में मैंने अभी सुना। मैं खुश हूँ। आखिर ये सब हो क्या रहा है वॉरेन? लेकिन बीच में ही साटो टपक पड़ी। ये भरत मिलाप तुम लोग बाद में करना। फिलहाल तो मिस्टर बेलामी उस पागल से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, वैसे ही जैसे वो सारी रात करने की कोशिश कर रहे थे। लैंगडन ने हैरानी से कहा,
लेकिन बेलामी का आज की रात इस आदमी से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। उसे तो ये भी नहीं पता कि इसमें बेलामी भी शामिल है। साटो ने तिरछी निगाहों से बेलामी को घूरा। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, मैं शर्मिंदा हूँ रॉबर्ट कि आज की शाम मैंने तुम्हारे साथ पूरी ईमानदारी का बर्ताव नहीं किया है। असल में मुझे लगा था कि मैं सही काम कर रहा हूँ। साटो ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, ठीक है, अब तुम सही काम करोगे और हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमें कामयाबी मिले। ये लो अपना फ़ोन और तुम्हारा बाकी सामान, और अब कैपस्टोन को उठाओ और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। दूसरी तरफ मलाख को अभी अभी जो मैसेज मिला था वो उसके इसी संपर्क सूत्र वॉरेन बेलामी का था। वही वो मैसन था जिसे उसने आज की रात रॉबर्ट की मदद करने के लिए कैपिटॉल बिल्डिंग में भेजा था। लैंगडन की ही तरह बेलामी भी पीटर को जिंदा लाना चाहता था। उसने मलाख को आश्वस्त किया था कि वो लैंगडन को पिरामिड हासिल करने और उसके साइफर का पता लगाने में मदद करेगा। सारी रात मलाख को ईमेल पर ताज़ा सूचनाएं मिलती रही थीं जो खुद ब खुद उसके मोबाइल में फॉरवर्ड हो रही थीं। मलाख ने खोलकर उस मैसेज को देखा। लिखा था, मैं लैंगडन से अलग हो गया हूँ, लेकिन आखिरकार मेरे पास वो जानकारी आ गई है जिसकी तुम्हें तलाश थी। सबूत साथ में अटैच्ड है, वॉरेन बेलामी। मलाख ने फुर्ती से अटैचमेंट में लगी फ़ोटो को खोला। उसे देखते ही मलाख की सांसें तेज़ हो गईं। ये सोने से बने छोटे से पिरामिड की क्लोजअप तस्वीर थी। साथ में कैपस्टोन भी था। उसके सामने वाली सतह पर नक्काशीदार अक्षरों में लिखा था, द सीक्रेट हाइड्स विद इन द ऑर्डर। इस लिखावट के नीचे मलाख को कुछ नजर आया जिसे देखकर वो चौंक गया। कैपस्टोन पर हल्के हल्के कुछ अक्षर चमक रहे थे। इस बदलाव के पीछे क्या वजह थी ये तो उसकी समझ में नहीं आया, लेकिन उसे इससे कोई मतलब भी नहीं था। चमकते हुए अक्षरों में भविष्यवाणी के अनुसार डीसी के अंदर एक खास जगह का पता था, फ्रैंकलिन स्क्वायर। लेकिन दुर्भाग्य से कैपस्टोन की तस्वीर के साथ वॉरेन बेलामी की बीच की उंगली की तस्वीर भी आ गई थी, जो कैपस्टोन पर इस तरह से रखी थी कि उसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी छिप गई थी। द सीक्रेट हाइड्स विद इन द ऑर्डर डैश फ्रैंकलिन स्क्वायर। उसके नीचे लिखा था, छिपे हुए हिस्से को जानने के लिए फ़ोन करो। अब मलाख को बेलामी का मतलब साफ साफ समझ आ गया था। कैपिटॉल का वो आर्किटेक्ट रात भर उसके साथ सहयोग करता रहा था, लेकिन अब उसने एक खतरनाक खेल खेलने का फैसला कर लिया था। अध्याय 92। सब लोग बैठे बेलामी के फ़ोन की घंटी बजने का इंतज़ार कर रहे थे। लैंगडन हैरानी में था। बेलामी ने आखिर मुझे सच क्यों नहीं बताया? वो रात भर पीटर के किडनैपर के साथ कांटेक्ट में था। वो उसे आश्वस्त करता रहा था कि लैंगडन पिरामिड की लिखावट को पढ़ने की कोशिश कर रहा है और उसमें सफलता पाने वाला है। ये कोरा झूठ था, पीटर के लिए बस थोड़ा वक्त और पाने की एक जुगत। असल में बेलामी पिरामिड के रहस्य को सामने लाने की हर कोशिश को नाकामयाब करने में लगा हुआ था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसने अपना पाला बदल लिया था। अब वो साटो के साथ मिलकर उस आदमी को गिरफ्तार करने के लिए पिरामिड के रहस्य को बताने के लिए तैयार था। तभी CIA के कुछ एजेंट डीन गैलोवे को धक्का देते हुए अंदर लाए और उनको ज़बरदस्ती एक कुर्सी पर बैठा दिया। लैंगडन ने जल्दी से उनको खबर दी कि पीटर का पता चल गया था और वो सुरक्षित था। तभी मेज़ पर रखे बेलामी के फ़ोन की घंटी बजने लगी। साटो ने जल्दी से कहा, मिस्टर बेलामी, गुड़ गोबर नहीं करना है इस बार। तुम्हें पता है कितनी बड़ी चीज़ें दांव पर लगी हुई हैं। बेलामी ने एक गहरी सांस ली और फ़ोन का स्पीकर बटन दबा दिया। उधर से वही धीमी फुसफुसाहट भरी आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किडनैपर कार के अंदर हैंड्स फ्री स्पीकर फ़ोन से बात कर रहा था। उसने कहा, आधी से ज़्यादा रात बीत चुकी है मिस्टर बेलामी। मैं पीटर को उसकी तकलीफ़ों से बस मुक्ति देने ही वाला था। उससे मेरी बात कराओ, बेलामी ने कहा। वो तो असंभव है। मैं गाड़ी में हूँ और वो पीछे डिक्की में बंद है। मुझे पीटर के जिंदा होने का सबूत चाहिए। उसके बिना मैं तुम्हें बाकी का हिस्सा बताने वाला नहीं हूँ। तुम्हारे दोस्त को डॉक्टर की ज़रूरत है मिस्टर बेलामी। मोल तोल में टाइम खराब मत करो। मुझे फ्रैंकलिन स्क्वायर पर उस जगह का पता बता दो। मैं खुद पीटर को लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैंने तुमसे कहा ना, पहले मुझे पीटर के जिंदा होने का सबूत चाहिए। ठीक है, मत बताओ। मैं गाड़ी को किनारे लगा रहा हूँ और इसी वक्त पीटर की मौत हो जाएगी। बेलामी ने जोर देते हुए कहा, तुम मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें उस एड्रेस का बाकी हिस्सा चाहिए तो तुम मेरे कहे के हिसाब से ही काम करोगे। तुम मुझसे फ्रैंकलिन स्क्वायर पर मिलो। जैसे ही तुम पीटर को जिंदा मेरे हवाले करोगे, मैं तुम्हें उस जगह का पूरा पता बता दूंगा। लेकिन मैं कैसे यकीन करूं कि तुम अधिकारियों को लेकर वहां नहीं आओगे? क्योंकि मैं तुम्हें धोखा देने का खतरा नहीं उठा सकता। मैं पीटर की जिंदगी के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगा। ठीक है,
लेकिन अगर मुझे ज़रा सा भी शक हुआ कि तुम्हारे साथ कोई दूसरा आदमी है तो मैं गाड़ी चलाते हुए आगे निकल जाऊंगा और फिर पीटर तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगा। और हाँ, तुम्हारी चिंताओं की कड़ी में ये आखिरी बात भी नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अकेला आऊँगा और जैसे ही तुम पीटर को मेरे हवाले करोगे मैं तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत की सारी चीज़ें दे दूंगा। ठीक है मिस्टर बेलामी, मुझे वहाँ पहुँचने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे। मेरा इंतज़ार करना। और फिर फ़ोन बंद हो गया। कमरे में जैसे जिंदगी तुरंत वापस आ गई। साटो चिल्ला चिल्लाकर हुक्म देने लगी। फील्ड एजेंट्स ने अपने रेडियो सेट्स कसकर पकड़ लिए और तेज़ी से दरवाजे की तरफ दौड़े। इसी अफरा तफरी के बीच लैंगडन ने बेलामी की तरफ देखा, जैसे ये जानना चाह रहा हो कि आखिर ये सब क्या हो रहा था, लेकिन उसे दरवाजे की तरफ ले जाया जा रहा था। कैथरीन ने साटो से कहा, तुम्हें हम लोगों को जाने देना होगा। मुझे अपने भाई से मिलना है। नहीं मिस कैथरीन, जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता तुम लोग यहीं रहोगे। उसके बाद ही मैं तुम्हारे भाई के मसले को देखूंगी। देखिए डायरेक्टर, आप मेरी बात को समझ नहीं रही हैं। मुझे उस आदमी के रहने की जगह का पक्का पता है। वहाँ पर कुछ सबूत भी मिलेंगे जिससे तुम्हारे काम में मदद मिलेगी। इसके अलावा तुमने ये भी कहा कि तुम इस काम को चुपचाप निपटाना चाहती हो, लेकिन क्या पता तबीयत संभलने के बाद पीटर ने अधिकारियों को कितनी सारी बातें बता दी तो। ये बात साटो को 1 मिनट में समझ आ गई। उसने अपने एक एजेंट को आदेश दिया, हार्टमैन, तुम अपनी गाड़ी में मिस सोलोमन और मिस्टर लैंगडन को लेकर कोलोरामा हाइट्स जाओ और ये ध्यान रखना कि पीटर सोलोमन वहाँ पर किसी से भी कोई भी बात ना करे। समझ गए? और वहाँ पहुँचकर मुझे फ़ोन करना, ये बताना कि वहाँ क्या क्या मिला, और इन दोनों को अपनी नज़रों से ज़रा भी दूर नहीं होने देना। कैथरीन और लैंगडन फुर्ती से उठ खड़े हुए। दूसरी तरफ डीन गैलोवे चुपचाप कॉफ़ी टेबल के पास बैठा था। उसने टटोल टटोल कर पत्थर के पिरामिड को ढूंढ लिया था। अब वो उसकी गर्म सतह पर हाथ फेर रहा था। लैंगडन ने उसे पूछा, फादर, क्या पीटर को देखने आप भी हमारे साथ चलेंगे? नहीं प्रोफेसर, मैं यहीं बैठकर पीटर के ठीक होने की प्रार्थना करूंगा। लेकिन जब तुम पीटर को पिरामिड दिखाओगे तो क्या मेरा एक संदेश उसे दे दोगे? जी हाँ बिल्कुल, कहिए। तो उससे कहना कि मैसनों के पिरामिड ने हमेशा अपने रहस्यों को गुप्त रखा है। सिंसियरली। जी क्या मतलब? बस पीटर को इतना ही कह देना, वो समझ जाएगा। लैंगडन ने कुछ ना समझते हुए गैलोवे को वहीं छोड़ दिया और तेज़ी से जाकर गाड़ी में बैठ गया। अगले ही पल वे लोग कोलोरामा हाइट्स की तरफ फर्राटे से दौड़े जा रहे थे। अध्याय 93। फ्रैंकलिन स्क्वायर डाउनटाउन वॉशिंगटन के उत्तर पश्चिमी इलाके में स्थित है। यहाँ पर कई ऐतिहासिक इमारतें हैं, जिनमें से फ्रैंकलिन स्कूल सबसे उल्लेखनीय है। इसी स्कूल से अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने 1880 में अपना पहला रेडियो संदेश भेजा था। साटो और उसकी टीम ने यहीं पर अपना मोर्चा जमाया था। साटो एक बिल्डिंग की छत पर थी और उसके आदमी पूरे इलाके में जगह जगह पेड़ों के पीछे छिप चुके थे। सिम्किंस ने बेलामी को सुनसान पार्क के बीचों बीच एक खाली जगह में छोड़ दिया था और इसके बाद वो अपने लोगों के साथ जाकर पेड़ों के पीछे छिप गया था। पार्क की ठंडी जमा देने वाली हवा में टहलते हुए बेलामी ने एक सिगरेट सुलगाकर लंबा कश लिया और पीटर और उसके किडनैपर के आने का इंतज़ार करने लगा। ऊपर छत पर खड़ी साटो को भी इंतज़ार था 2 फ़ोन कॉल्स का। एक तो उसके एनालिस्ट नोला का और दूसरा एजेंट हार्टमैन का, जिसे उसने कोलोरामा हाइट्स भेजा था। नोला से उसने जो जानकारी मांगी थी वो 8 नंबर फ्रैंकलिन स्क्वायर के बारे में थी कि वो कहाँ पर स्थित है। अध्याय 94। गाड़ी बड़ी ही तेज़ स्पीड से भाग रही थी। लैंगडन के पैरों के पास रखा चमड़े का बैग आगे पीछे हिल रहा था। कैपस्टोन अब पिरामिड से अलग हो चुका था और बैग में इधर उधर लुढ़क रहा था। लैंगडन ने थैले में हाथ डाला और कैपस्टोन को ढूंढने लगा। वो अब भी गर्म था, लेकिन उस पर चमक रही लिखावट अब धुंधली होकर गायब हो चुकी थी। वो उसे अपनी जेब में रखने ही वाला था कि अचानक उसे उसकी खूबसूरत सतह पर उभरे छोटे छोटे सफ़ेद दाने जैसी कोई चीज़ नजर आई। हैरान होकर उसने उन दानों को पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वो सतह पर चिपके हुए थे और छूने से कठोर लग रहे थे। भला ये क्या चीज़ थी? उसने ध्यान से देखा तो पाया कि अब पिरामिड पर भी उसी तरह के सफ़ेद दाने चिपके हुए थे। लैंगडन ने अपने नाखून से इनमें से एक दाने को उखाड़ लिया और उसे अपनी उंगलियों के बीच घुमाने लगा। फिर उसके मुंह से निकला, अरे ये तो मोम है। कैथरीन ने चौंक कर पूछा, मोम? क्या मतलब? ये देखो कैथरीन, पिरामिड और कैपस्टोन की सतह पर मोम जैसी कोई चीज़ जमी हुई है। मैं समझ नहीं पा रहा कि ये क्या है और आया कहाँ से। हो सकता है तुम्हारे बैग में कोई मोम की चीज़ हो लैंगडन। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तब तक वे लोग अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे। कैथरीन ने एजेंट हार्टमैन से कहा,
यही है वो जगह। लैंगडन ने देखा कि वहां आगे ड्राइव वे में सुरक्षा गाड़ी लगी हुई थी जिसके ऊपर लगा बल्ब घूम रहा था। ड्राइव वे का गेट खुला हुआ था। एजेंट तेजी से अपनी एसयूवी को लेकर अंदर घुस गया। ये मकान देखने में काफी भव्य लग रहा था। अंदर की सारी लाइटें जल रही थीं। सामने का दरवाजा खुला हुआ था। ड्राइव वे में कम से कम 6 गाड़ियां बेतरतीब ढंग से लगी थीं। कुछ गाड़ियां लॉन में भी लगी हुई थीं। ऐसा लगता था कि वो जल्दबाजी में वहां पहुंची थीं। कुछ कारों के इंजन अब भी चालू थे और उनकी फ्लैश लाइटें चमक रही थीं। एजेंट हार्टमैन ने तेज ब्रेक लगाकर अपनी गाड़ी रोक दी। उसकी बगल में सफ़ेद रंग की एक सेडान कार लगी हुई थी जिस पर लिखा था प्रेफर्ड सिक्योरिटी। कैथरीन कूदकर गाड़ी से उतरी और घर की तरफ भागी। लैंगडन और हार्टमैन भी उसके पीछे थे। प्रवेश द्वार के पास जाकर कैथरीन गुम हो गई। जब तक लैंगडन वहां पहुंचता तब तक कैथरीन फॉयर से भी आगे बढ़ चुकी थी और मुख्य हॉलवे को पार करके आवाज़ की दिशा में जा रही थी। उसके आगे हॉल के छोर पर एक डाइनिंग टेबल नजर आ रही थी जहां पर एक महिला सुरक्षाकर्मी बैठी थी। उसकी पीठ इनकी तरफ दिखाई दे रही थी। कैथरीन दौड़ती हुई चिल्ला रही थी, ऑफिसर, पीटर सोलोमन कहाँ है? लैंगडन तेजी से उसके पीछे था, लेकिन पास पहुंचते ही अचानक एक अजीब सी बात ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। उसके बाईं तरफ मेन लिविंग रूम की खिड़की से उसने देखा कि ड्राइव वे का दरवाज़ा बंद हो रहा था। ये एकदम अजीब सी बात थी। इसके अलावा उसकी नज़र एक और भी अजीब चीज़ पर गई जिसे अंदर घुसते समय वो गोल गोल घूम रही लाइट और तेज़ हेडलाइटों के कारण देख नहीं पाया था। ड्राइव वे में बेतरतीब ढंग से खड़ी आधा दर्जन कारें पुलिस कार या इमरजेंसी गाड़ियों जैसी नहीं थीं, जैसा कि पहले लैंगडन ने सोचा था। धीमे से मुड़ते हुए लैंगडन ने हॉलवे में चिल्लाकर कहा, कैथरीन, 1 मिनट के लिए रुको ज़रा। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा तो उसने देखा कि कैथरीन सोलोमन अब दौड़ नहीं रही थी, वो हवा में थी। अध्याय 95। कैथरीन को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसे ये तो पता चल रहा था कि वो नीचे गिर रही है, लेकिन इसका कारण उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वो हॉल से होते हुए डाइनिंग रूम में बैठे सिक्योरिटी गार्ड की तरफ दौड़ती हुई जा रही थी कि उसका पैर किसी ऐसी चीज़ से उलझ गया जिसे वो देख नहीं पाई थी। उसका पूरा शरीर आगे को झुक गया और वो हवा में उड़ते हुए नीचे फर्श पर जा रही थी। वो पेट के बल गिरी। उसके फेफड़ों से जैसे सारी हवा बाहर निकल गई। उसने अपना सिर उठाया। उसे हैरानी हो रही थी कि ऐसा होने के बाद भी कुर्सी पर बैठी महिला सुरक्षाकर्मी ने उंगली तक नहीं हिलाई थी। इससे भी आश्चर्य वाली बात थी कि कोट टांगने वाली अलगनी के नीचे एक पतला सा तार लगा हुआ था जिसे हॉलवे तक खींचकर ले जाया गया था। लैंगडन पीछे से चिल्लाकर कह रहा था, कैथरीन। कैथरीन लुढ़कती हुई उसकी तरफ देखने लगी कि तभी उसे लगा जैसे उसका खून जम गया हो। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली। वो बस डरी हुई लैंगडन को हॉल पार करते हुए उसकी मदद के लिए आते देख रही थी। उसके पीछे एजेंट हार्टमैन लड़खड़ाते हुए दहलीज को पार कर रहा था। उसने कसकर अपनी गर्दन पकड़ी हुई थी। हार्टमैन के हाथों के बीच से खून के फव्वारे छूट रहे थे। वो एक बड़े से पेचकस के हैंडल को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो पीछे से उसकी गर्दन में घुसा हुआ था। एजेंट लड़खड़ा कर गिरा तो पीछे से उसका हमलावर नजर आया। राक्षस जैसा, बस एक लंगोटी जैसी चीज़ पहना वो इंसान शायद फॉयर में छिपा हुआ था। उसके गठीले बदन पर ऊपर से नीचे तक अजीब किस्म के टैटू बने हुए थे। वो हॉल में लैंगडन के पीछे दौड़ता हुआ आ रहा था। सामने का दरवाज़ा बंद होते होते एजेंट हार्टमैन ज़मीन पर गिर चुका था। लैंगडन हैरान होकर पीछे मुड़ा, लेकिन तब तक टैटू वाला आदमी उस पर हावी हो चुका था। उसने उसकी पीठ पर एक मशीन जैसी कोई चीज़ भौंक दी। तेज़ रोशनी दिखी और बिजली का करंट प्रवाहित हुआ। लैंगडन शिथिल होकर लुढ़क गया। वो अपने चमड़े वाले बैग पर धड़ाम से गिरा। पिरामिड निकलकर बाहर फर्श पर लुढ़क गया। अब वो टैटू वाला आदमी सीधे कैथरीन की तरफ बढ़ रहा था। कैथरीन ने घिसटकर पीछे होने की कोशिश की, जहां वो एक कुर्सी से जा टकराई। कुर्सी पर बैठाई गई औरत अब डगमगाकर नीचे ज़मीन पर गिर गई। वो मरी हुई औरत थी। उसके मुंह में कपड़ा ठुसा था। जब तक कैथरीन कुछ कर पाती, वो आदमी उसके नज़दीक पहुंच चुका था। उसने कैथरीन के कंधों को भयंकर ताकत के साथ जकड़ लिया। अब उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था और वो बेहद डरावना दिखाई दे रहा था। उसने कैथरीन के हाथों को पकड़कर पीछे की तरफ खींच लिया। अब कैथरीन का सिर दूसरी तरफ घूम चुका था। उसके गाल कालीन से चिपके थे और वो लैंगडन को देख पा रही थी। उसने अपनी कलाइयों में किसी ठंडी धातु के चुभने का अनुभव किया। वो समझ गई कि उसे धातु के तार से बांधा जा रहा था। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन तेज दर्द के कारण हिल नहीं पाई। आदमी ने धमकी दी, अगर तुमने हरकत की तो इस तार से तुम्हारा शरीर कट जाएगा।
कैथरीन ने हिलना बंद कर दिया और कुछ ही देर में उसकी कलाइयां और टखने उस तार से बंध चुके थे। लैंगडन जमीन पर पड़ा कराह रहा था। पत्थर का पिरामिड उसके सिर के पास जमीन पर पड़ा था। कैथरीन समझ चुकी थी कि पिरामिड ही उसकी उम्मीद की आखिरी डोरी थी। उसने हमलावर से कहा, हमने पिरामिड पर लिखी इबारत को पढ़ लिया है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। हाँ, वो तो तुम बताओगी ही। इतना कहते हुए उसने उस मुर्दा औरत के मुंह से कपड़ा निकाला और उसे कैथरीन के मुंह में ठूंस दिया। उस कपड़े में मौत की गंध बसी हुई थी। रॉबर्ट लैंगडन को लग रहा था जैसे उसका शरीर किसी और का शरीर था। वो बिल्कुल सुन्न जैसे पड़ा हुआ था। उसके गाल लकड़ी के फर्श से सटे थे और शरीर में जरा भी हरकत नहीं हो रही थी। उसने स्टन गन के बारे में काफ़ी सुन रखा था। उसे पता था कि स्टन गन के शिकार लोग थोड़ी देर के लिए एकदम सुन्न हो जाते थे क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम अचानक बहुत तेज़ी से सक्रिय हो जाता था। इसे इलेक्ट्रोमस्कुलर डिसरप्शन कहते हैं, यानी बिजली के करंट से मांसपेशियों की गतिविधियों का बंद हो जाना। उसका मुंह फर्श की तरफ था। उसे सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। उसने देखा कि कैथरीन छूटने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन फिर उसकी आवाज़ एकदम दबी दबी सी सुनाई देने लगी, जैसे उस आदमी ने उसके मुंह में कुछ ठूंस दिया हो। लैंगडन के पैरों में अब झुंझुनी हो रही थी। उसका शरीर अभी भी दिमाग का हुक्म मानने को तैयार नहीं था, लेकिन वो किसी भी कीमत पर कैथरीन की मदद करना चाहता था। अपनी तरफ से वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। धीरे धीरे उसकी संवेदना हल्की हल्की वापस आनी शुरू हुई। उसने बड़ी ही मुश्किल से अपनी गर्दन घुमाई। लकड़ी के खुरदुरे फर्श पर अपने गाल को घसीटते हुए उसने किसी तरह गर्दन घुमाकर डाइनिंग रूम को देखा, लेकिन उसकी आंखों के ठीक सामने पिरामिड पड़ा हुआ था, जिसके कारण उसे उसके पार की चीज़ें नजर नहीं आ रही थीं। पिरामिड का पैंदा उसके चेहरे से मुश्किल से कुछ इंच की ही दूरी पर था। एक पल के लिए तो लैंगडन को अचानक समझ नहीं आया कि वो किस चीज़ को देख रहा है। उसके सामने पड़े पत्थर का वर्गाकार हिस्सा बेशक पिरामिड का आधार था, लेकिन अब पता नहीं क्यों ये कुछ अलग सा दिख रहा था, काफ़ी अलग। ये अब भी था तो स्क्वायर ही, लेकिन अब ये चिकना और समतल नहीं था। उसके आधार वाले हिस्से में कुछ उभरी हुई चीज़ें बनी हुई थी। ये भला कैसे संभव हो सकता था? वो कई सेकंड तक उसे घूरता रहा। उसने इस पिरामिड के आधार को अब तक दर्जनों बार देख लिया था और पहले उसमें इस तरह का कोई निशान नहीं था। कुछ देर सोचते रहने के बाद उसे इसकी वजह समझ में आई। मैसनों के पिरामिड में अभी भी कई रहस्य छुपे थे और वो इस वक्त एक दूसरे महापरिवर्तन को देख रहा था। लैंगडन को गैलोवे की बात का मतलब एकदम से समझ में आ गया। पीटर को कहना कि मैसनों के इस पिरामिड ने हमेशा अपने रहस्यों को संभाल कर रखा है। द मैसनिक पिरामिड हैज़ ऑलवेज केप्ट हर सीक्रेट सिंसियरली। उस टाइम लैंगडन को ये शब्द अजीब से लगे थे, लेकिन अब वो समझ चुका था कि डीन गैलोवे पीटर को कोई कोड भेज रहा था। हैरानी की बात थी कि कई साल पहले यही कोड लैंगडन ने एक मामूली से थ्रिलर नॉवल में भी पढ़ा था, जहां से कहानी में एक मोड़ आता था, सिंसियर। माइकल एंजेलो के टाइम से ही मूर्तिकारों ने अपनी मूर्तियों की कमियों को ढकने के लिए उनकी दरारों के बीच गरम मोम डालकर उसके ऊपर पत्थर का चूरा डालना शुरू किया था। इस तरीके को कुछ लोग धोखाधड़ी मानते थे और इसीलिए जिस मूर्ति में मोम का इस्तेमाल नहीं किया जाता था उसे बिना मोम वाली मूर्ति कहा जाता था, यानी लैटिन भाषा में इसे साइन सेरा कहते थे, यानी सिंसियर और सच्ची कलाकृति। ये नाम लोगों की जुबान पर बैठ गया था। आज भी हम अपनी चिट्ठियों के अंत में लिखते हैं सिंसियरली, जिसका मतलब होता है कि हमने बिना मोम डाले ये खत लिखा है, यानी हमारे शब्दों के अंदर पूरी सच्चाई है। इस पिरामिड के बाहरी पेंदी में खुदी हुई ये लिखावट इसी तरीके से छिपाई गई थी। जब पिरामिड को पानी में खौलाया गया तो वो मोम गल गया और नीचे की लिखावट दिखाई देने लगी। इस वक्त एक पल के लिए ही सही वो उन सारे खतरों को भूल गया जिनसे वो फिलहाल जूझ रहे थे। उसने उन विभिन्न प्रकार के संकेत चिन्हों की तरफ अविश्वसनीय भाव से देखा। उसे उनका मतलब समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन एक बात तो तय थी कि पिरामिड में अभी भी कई रहस्य छुपे थे। 8 फ्रैंकलिन स्क्वायर अंतिम ठिकाना कतई नहीं था। उसने बड़ी ही तकलीफ के साथ अपने हाथ को आगे करके चमड़े के बैग को थोड़ा सा साइड कर दिया ताकि वो डाइनिंग रूम में साफ साफ देख पाए। कैथरीन को बंधा हुआ और उसके मुंह में कपड़ा ठुसा देखकर वो घबरा गया और फिर उसे कमरे के मेन गेट पर एक डरावना दृश्य दिखाई दिया। एक ऐसी इंसानी काया जैसी लैंगडन ने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी, और अगले ही पल उस विशाल काया आदमी ने लैंगडन को दबोच लिया। उसे पीठ के बल लिटाकर वो उसकी छाती पर सवार हो गया, और इससे पहले कि लैंगडन कुछ समझ पाता या कर पाता, उस आदमी ने लैंगडन के दोनों कानों को अपनी हथेली से ढक दिया और उसके सिर को जमीन से ऊपर उठाकर भयंकर ताकत के साथ लकड़ी के फर्श पर पटक दिया। चारों तरफ
पूरी तरह अंधेरा छा गया। अध्याय 96। मलाख हॉलवे में खड़ा अपने चारों तरफ फैली विनाश लीला को देख रहा था। रॉबर्ट लैंगडन उसके पैरों के पास बेहोश पड़ा था और कैथरीन सोलोमन डाइनिंग रूम के फर्श पर पड़ी थी। उसी के पास पड़ी थी उस महिला सिक्योरिटी गार्ड की लाश। अपनी जान बचाने के लिए उस औरत ने ठीक वही किया था जो मलाख ने उससे कहा था। गर्दन पर रखे चाकू के डर से उसने मलाख के फ़ोन को उठाकर झूठ बोला, जिसकी वजह से वो दोनों दौड़ते हुए यहाँ तक आ गए थे। उसका कोई पार्टनर नहीं था और पीटर सोलोमन की हालत भी कतई ठीक नहीं थी। जैसे ही उस औरत ने अपनी बात पूरी की, मलाख ने बड़े ही आराम से उसका गला दबा दिया। इस धोखे को यकीन करने लायक बनाने के लिए कि मलाख घर पर नहीं था, उसने अपनी एक कार के अंदर से हैंड्स फ्री स्पीकर का इस्तेमाल किया था और ये कहा था कि वो इस टाइम सड़क पर है और पीटर उसकी कार की डिक्की में है। दरअसल मलाख उस वक्त अपने गैराज और सामने की खाली जगह के बीच गाड़ी को दौड़ा रहा था, जहां उसने बेतरतीब ढंग से अपनी कई कारों को लगा रखा था। सारी गाड़ियों के इंजन चालू थे और हेडलाइटें जल रही थीं। धोखे ने बड़ी ही सफलता से अपना काम पूरा किया था। इस योजना में बस एक झोल था। काली पोशाक पहनी वो लाश जो फॉयर में गिरी हुई थी और जिसकी गर्दन में पेचकस धंसा हुआ था। मलाख ने उसकी तलाशी ली और जब उसे एक ऊंचे दर्जे का रिसीवर और CIA के लोगो वाला मोबाइल फ़ोन मिला तो वो खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। उसने उन दोनों यंत्रों की बैटरियां निकाल दी और तांबे के बने भारी डोर स्टॉपर से उन्हें कुचल दिया। वो जानता था कि अब उसे अपना काम जल्दी पूरा करना होगा, क्योंकि CIA अब इस काम में शामिल हो चुका था। वो जल्दी से चलते हुए पिरामिड के पास गया और उसने बड़े ही आदर के साथ उसे ऊपर उठा लिया। उसके हाथों में कंपकपी हो रही थी, उसकी सांसें तेज होने लगीं। पिरामिड की अपार संभावनाओं के बारे में सोचकर वो बदहवासी जैसी हालत में था। उसे बहुत जल्द इस पिरामिड को इकट्ठा करना था, किसी सुरक्षित जगह पर। उसने जल्दी से उसे बैग में रखकर लैंगडन के बैग को अपने कंधे पर टांग लिया। फिर वो प्रोफेसर के शरीर को घसीटते हुए दूसरी जगह ले जाने लगा, एक ऐसी जगह जिसके बारे में वो जानता था कि होश में आने पर प्रोफेसर को कतई पसंद नहीं आने वाली थी। अध्याय 97। साटो ने जोर देकर कहा, अरे 8 फ्रैंकलिन स्क्वायर कहीं ना कहीं तो जरूर होगा, फिर से ढूंढो। उधर से नोला के की आवाज़ आई, मैम मैंने हर जगह ढूंढ लिया है, ये पता पूरे DC में कहीं नहीं है। अरे लेकिन मैं तो नंबर 1 फ्रैंकलिन स्क्वायर की छत पर हूँ, 8 नंबर भी कहीं ना कहीं तो होना चाहिए ना। नोला ने फिर से सर्च शुरू किया। कुछ देर बाद उसने कहा, ओहो अब मुझे प्रॉब्लम पकड़ में आई है। असल में मैम 8 फ्रैंकलिन स्क्वायर उस बिल्डिंग का नाम है, उसका पता नहीं है। उसका पता है 1301 के स्ट्रीट। ये बात सुनकर साटो का दिमाग और भी उलझ गया। नोला ने फिर से कहा, मैम हो सकता है टाइम के साथ स्ट्रीट नंबर बदल गए हों। मेरा मतलब है जब पिरामिड बना होगा उस टाइम फ्रैंकलिन स्क्वायर पर लिखे नंबर कुछ और रहे होंगे। मैं अब 8 लिखे बिना सर्च करके देखती हूँ, द ऑर्डर, फ्रैंकलिन स्क्वायर और वॉशिंगटन DC लिखकर। हो सकता है इस तरीके से हमें कुछ पता चल पाए। और जब नोला ने इस तरह से सर्च किया तो वो पूरी तरह से सन्न रह गई। सर्च का जो पहला परिणाम था उसमें मिस्र के महान पिरामिड की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर दिखाई दे रही थी। ये फ्रैंकलिन चौराहे पर बनी एक इमारत के होम पेज की बैकग्राउंड का काम कर रही थी। पूरे शहर में ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं थी और उस वेबसाइट के अनुसार उस बिल्डिंग को एक पवित्र रहस्यवादी समाधि के तौर पर बनाया गया था और उसे किसी प्राचीन गुप्त पंथ ने डिज़ाइन और निर्मित किया था। अध्याय 98। रॉबर्ट लैंगडन को जब होश आया तो उसे तेज सिरदर्द हो रहा था। वो जिस जगह पर था वहाँ घुप अंधेरा था, जैसे किसी गहरी गुफा में होता है। वो पीठ के बल लेटा हुआ था और उसके हाथ बगल में बंधे थे। वो जिस सतह पर लेटा हुआ था वो शीशे की तरह चिकनी थी और अजीब बात ये थी कि वो चिकनी सतह उसके शरीर को सीधे छू रही थी, यानी उसके बदन पर कोई कपड़े नहीं थे। धीरे धीरे जैसे उसकी सोचने समझने की शक्ति ने काम करना शुरू किया, तब जाकर उसे समझ में आया कि वो किसी कमरे में नहीं था, वो एक बक्से में बंद था, ताबूत जैसे बक्से में। वो अंधेरे में ज़ोर ज़ोर से हाथ पैर पटकते हुए मदद के लिए चिल्लाने लगा। हर पल उसका खौफ बढ़ता ही जा रहा था। उसे उस गहरे कुएं की याद आ रही थी जिसमें वो बचपन में एक बार गिर गया था। उस सदमे ने उसे हमेशा के लिए डरा दिया था और उसी दिन से उसे बंद जगहों में बहुत डर लगने लगा था। जिंदा दफन होकर आज की रात लैंगडन उसी डर को फिर से अनुभव कर रहा था। मलाख के डाइनिंग रूम के फर्श पर पड़ी कैथरीन डर से सहमी कांप रही थी। टैटू वाले आदमी ने लैंगडन को बेहोश कर दिया था और फिर उसे घसीटते हुए पता नहीं कहाँ ले गया था।
कई मिनटों से उसने कोई आवाज़ नहीं सुनी थी और उसे पता नहीं था कि लैंगडन और वो टैटू वाला उस इमारत में थे भी या नहीं। काफ़ी देर बाद वो आदमी वहाँ आया और उसने कैथरीन को उठाकर अपने कंधे पर टांग लिया। हॉलवे को पार करते हुए वो लिविंग रूम में गया। वहाँ पर 3 ग्रेसेस की बड़ी ऑयल पेंटिंग टंगी थी। उसने उसके फ्रेम को दाहिनी तरफ दबाया। पेंटिंग दीवार में घूम गई और उसके पीछे से एक छुपा हुआ दरवाज़ा नजर आया। वहाँ नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थीं। ये एकदम ढलवां और संकरी सीढ़ियाँ थीं। नीचे से ऊपर की तरफ जो गंध आ रही थी उसमें केमिकल्स की तेज़ गंध, अगरबत्ती की खुशबू और इंसान के पसीने की गंध मिली हुई थी। सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर पहुंचते हुए उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हारे विज्ञान ने मुझे प्रभावित किया। मुझे उम्मीद है कि मेरे विज्ञान से तुम भी उतनी ही प्रभावित होंगी। अध्याय 99। CIA फील्ड एजेंट सिम्किंस फ्रैंकलिन पार्क में अंधेरे में छुपा वॉरेन बेलामी पर नजर रख रहा था। अभी तक कोई भी जाल में फंसने नहीं आया था। तभी उसके ट्रांस रिसीवर से बीप की आवाज़ आई। ये साटो थी। उसके पास एक नई खबर थी। साटो ने 8 फ्रैंकलिन स्क्वायर के बारे में मिली नई जानकारी के बारे में उसे बताया। सिम्किंस ने उसकी बात सुनी और बोला, ठीक है मैम, आप 1 मिनट रुकिए, मैं देखता हूँ अगर मुझे सामने ये बिल्डिंग दिखाई देती है तो। जब उसने बाहर निकलकर इधर उधर देखा तो उसे सामने एक पुरानी इमारत दिखाई दी। इसका सामने का हिस्सा मूर स्टाइल में चमचमाते खपड़े के टाइलों से बना था। ये देखने में किसी पुरानी मस्जिद के जैसी लग रही थी। मैं उस बिल्डिंग को देख पा रहा हूँ मैम, उसने कहा। ठीक है सिम्किंस, तुम सावधानी से वहाँ तैनात हो जाओ और इस बिल्डिंग पर नज़र बनाए रखना। इसे अल्मस श्राइन टेम्पल कहा जाता है। ये किसी रहस्यवादी संप्रदाय का हेडक्वार्टर है। उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द नोबल्स ऑफ मिस्टिक श्राइन। ये लोग मैसनों की सहयोगी संस्था के रूप में काम करते हैं, जिन्हें आमतौर पर श्राइनर्स कहा जाता है। सिम्किंस ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन मैम, अगर हमारे टारगेट को पता चल गया कि असल में यही इमारत उस संप्रदाय दी ऑर्डर का हेडक्वार्टर है, तो फिर तो उसे हमसे पता पूछने की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। वो मिलने जुलने की बात छोड़कर सीधे सही ठिकाने पर ही पहुंच जाएगा। मैं भी बिल्कुल यही सोच रही हूँ सिम्किंस। तुम उस बिल्डिंग के मेन गेट पर कड़ी नज़र रखो। और हाँ, कोलोरामा हाइट्स से कोई खबर आई? नहीं मैम, आपने तो हार्टमैन को सीधे आपको फ़ोन करने को कहा था ना? हाँ, कहा तो था, लेकिन उसने अभी तक फ़ोन नहीं किया है और ये बड़ी ही अजीब सी बात है। अध्याय 100। रॉबर्ट लैंगडन घुप अंधेरे में अकेला पड़ा ठंड से कांप रहा था। डर के मारे वो पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। अब ना तो वो बक्से को पीट रहा था, ना ही चीख चिल्ला रहा था। बस धौंकने की तरह चल रही अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ कैथरीन को उसका अपहरणकर्ता एक छोटे से रैंप पर घसीटते हुए एक सीलन भरे तहखाने के कॉरिडोर में ले गया था। वहाँ किनारे पर एक छोटा सा कमरा था। वो उसे अंदर ले गया और उसने उसे लकड़ी की कुर्सी पर बैठा दिया। उसके बंधे हुए हाथों को उसने कुर्सी के पीछे कर दिया ताकि वो हिल डुल ना पाए। फिर उसने उसके मुंह में ठूंसे कपड़े को बाहर निकाल दिया। कैथरीन बुरी तरह से खांसने लगी। उस आदमी ने फुसफुसाकर कहा, अपना मुंह खोलो। कैथरीन ने नफरत से उसे घूरा। आदमी ने धमकी दी, मुंह खोलो वरना फिर से कपड़ा ठूंस दूंगा। कैथरीन ने कांपते हुए मुंह खोल दिया। उस आदमी ने अपनी मोटी टैटू से भरी बीच वाली उंगली उसके होठों के बीच डाल दी। जब उसकी उंगली ने कैथरीन की जीभ को छुआ तो उसे लगा जैसे उसे उल्टी हो जाएगी। फिर उसने अपनी भीगी उंगली को बाहर निकाला और उसे अपने घुटे हुए सिर के ऊपर ले गया। अपनी आंखें बंद करके उसने कैथरीन की लार को उस छोटी सी गोलाकार जगह पर मलना शुरू किया जहां पर कोई टैटू नहीं बना था। नफरत से भरकर कैथरीन दूसरी तरफ देखने लगी। तभी उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी किसी चीज़ पर गई। ये रॉबर्ट के कपड़ों का ढेर था। वो तेज़ी से टैटू वाले इंसान की तरफ मुड़ी। तुमने रॉबर्ट के साथ क्या किया है? श्श, चुप रहो वरना वो तुम्हारी आवाज़ सुन लेगा। इतना कहकर उस आदमी ने एक कोने की तरफ इशारा किया। कैथरीन को वहाँ एक बड़े आकार का फाइबर ग्लास का बना काले रंग का बक्सा दिखाई दिया, बिल्कुल ताबूतों जैसा। 2 बड़ी कुंडियों से वो मजबूती से बंद था। तुमने उसे इसके अंदर बंद कर दिया है? उसका दम घुट जाएगा, उसे बाहर निकालो प्लीज। नहीं, उसका दम नहीं घुटेगा, लेकिन वो चाहेगा कि उसका दम घुट जाए। बक्से के अंदर बंद रॉबर्ट को जब ये हल्की दूर से आती जैसी आवाज़ें सुनाई दी तो उसने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी उसे अपनी गर्दन के पीछे कुछ अजीब सा अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे बक्से के पेंदे से हल्की सी हवा का झोंका आया हो, लेकिन ये भला कैसे मुमकिन था? वो उसके लिए अंदर हवा क्यों भेज रहा था? लेकिन लैंगडन की ये राहत कुछ ही पल की मेहमान थी। उसकी सांसें जैसे गले में ही अटक गईं जब उसे ये एहसास हुआ कि असल में उस छेद से होकर
एक तरल उस बक्से में भरना शुरू हो गया था। कैथरीन ने भी ये देखा और वो अपने बंधनों को खोलने के लिए जोर लगाने लगी। बक्से के अंदर से बेचैनी की हालत में हाथ पैर मारते हुए लैंगडन की आवाज़ कैथरीन को साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन पानी जैसे ही बक्से की पेंदी तक पहुंचा, उसके हाथ पैर मारने की आवाज़ें बंद हो गईं। एक पल के लिए भयानक चुप्पी छा गई, फिर आवाज़ें और भी तेज़ी से आने लगीं। कैथरीन ने विनती के स्वर में कहा, उसे बाहर आने दो, प्लीज़ ऐसा मत करो। उस आदमी ने बड़े ही शांत भाव से कहा, डूब कर मरना बहुत ही तकलीफ देह होता है। तुम्हें शायद याद होगा कि मैं एक बार डूबने से बाल बाल बचा था, तुम्हारी पुश्तैनी पोटोमैक वाली हवेली में। तुम्हारे भाई ने मुझे गोली मारी थी और मैं बर्फ से होता हुआ नीचे गिर गया था, जैक की पुलिया से नीचे। उस रात देवताओं ने मेरी जान बचाई थी और उन्होंने ही मुझे रास्ता दिखाया था ताकि मैं भी उनमें से एक बन पाऊं। और फिर वो जोर से ठहाका मारकर हंस पड़ा। बक्से के अंदर लैंगडन के सिर के पास घुस रहा पानी गुनगुना गर्म था, शरीर के तापमान के करीब। अब तक बॉक्स के अंदर कई इंच तक तरल पदार्थ भर चुका था। उसका पीठ वाला हिस्सा उसमें पूरी तरह से डूब चुका था। धीरे धीरे जब पानी का स्तर ऊपर उठकर उसकी पसलियों तक पहुंचा तो लैंगडन को लगा कि एक भयंकर सच्चाई तेजी से उसे जकड़ रही थी। वो अब कुछ ही पलों में मरने वाला था। उसने और भी बुरी तरह से डरकर अपने हाथ ऊपर किए और दोबारा जोर जोर से बक्से को पीटने लगा। अध्याय 101। कैथरीन रॉबर्ट की जान की भीख मांग रही थी। वो बुरी तरह से रो रही थी, बार बार मिन्नतें कर रही थी कि वो सब कुछ करने के लिए तैयार है जो टैटू वाला चाहता है, लेकिन वो आदमी था कि कोई भी बात सुनने या मानने को तैयार ही नहीं था। उसने कहा, तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, खेल खेला है। तुमने मुझसे सूचना को छिपाया और मेरे घर पर एक सरकारी एजेंट को भिजवाया, और मुझे पक्का यकीन है कि फ्रैंकलिन स्क्वायर पर भी एजेंट मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो अब तुम ही मुझे बताओ, कैपस्टोन पर कौन सा पता लिखा है? कैथरीन ने एक पल उस बॉक्स को देखा जिसमें लैंगडन बंद था और फिर जल्दी से बोली, उस पर 8 नंबर लिखा है। द सीक्रेट हाइड्स विद इन द ऑर्डर 8 फ्रैंकलिन स्क्वायर। यही पता है। अब मुझे जाने दो प्लीज़, और रॉबर्ट को भी। ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मैं इस एड्रेस पर तो जा नहीं सकता क्योंकि वहाँ मुझे गिरफ्तार करने के लिए वो लोग बैठे हैं। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि उस एड्रेस पर मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे कुछ नहीं पता। और पिरामिड की पेंदी में जो सिंबल्स बने हैं वो, क्या तुम्हें उनका मतलब पता है? पेंदी पर सिंबल्स? उसकी पेंदी पर कोई सिंबल नहीं बने हैं, वो तो बिल्कुल चिकनी है, पत्थर की। उस आदमी ने बड़ी ही तसल्ली से लैंगडन के बैग को खोला और पत्थर के पिरामिड को निकालकर कैथरीन की आंखों के सामने कर दिया, इस तरह से ताकि वो उसकी तली को देख सके। और जब कैथरीन ने उसमें बने सिंबल्स को देखा तो वो भौंचक्की रह गई। पिरामिड की तली पूरी तरह से अलग अलग सिंबल से भरी हुई थी। उसे अच्छी तरह से याद था कि पहले वहाँ पर कुछ नहीं था। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। मैं इन सिंबल्स के बारे में कुछ नहीं जानती, उसने कहा। मैं भी नहीं जानता, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी है कि एक एक्सपर्ट हमारे साथ है, तो चलो उसी से पूछते हैं। वो आदमी पिरामिड को लेकर काले बक्से की तरफ बढ़ गया। आराम से उसके ऊपर बैठकर उसने एक छोटा सा पैनल खिसकाया जहां से बॉक्स के ऊपरी हिस्से में प्लेक्सी ग्लास की बनी एक खिड़की दिखाई दे रही थी। उसने उस पिरामिड की तली को उस खिड़की के ऊपर लैंगडन की आंखों के सामने कर दिया और फिर कहा, क्या तुम्हें पता है कि पिरामिड की पेंदी में कई तरह के सिंबल्स बने हुए हैं? लैंगडन ने चिल्लाकर कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे उनका मतलब नहीं पता। तुम्हें 8 फ्रैंकलिन स्क्वायर जाना होगा, वहीं पर तुम्हें जवाब मिलेगा। देखो प्रोफेसर, तुम भी जानते हो और मैं भी कि वहाँ पर CIA मेरा इंतज़ार कर रही है, और मैं ये भी जानता हूँ कि उस चौराहे पर बस एक ही ऐसी इमारत है जिसका इससे कोई ताल्लुक हो सकता है, और वो है द अल्मास श्राइन। क्या तुम उस इमारत के बारे में जानते हो? हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे बाहर निकालो प्लीज़। यानी कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बता सकते हो कि उस पूजा स्थल का इन सिंबल्स से क्या संबंध है? हाँ, मैं बता सकता हूँ। मुझे उन चिन्हों को एक बार पास से देखकर समझने दो। बाहर आने की बात तो भूल ही जाओ प्रोफेसर। मैं तुम्हें यहाँ कांच से वो सिंबल्स दिखा रहा हूँ। जितनी जल्दी उन्हें हल कर लोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मेरा अंदाज़ा है कि तुम्हारे पास 60 सेकंड से भी कम का टाइम है। अध्याय 102। मैसनों के पिरामिड के पेंदे में मोम और पत्थर के चूरे के भीतर छुपाकर रखी गई वो लिखावट आखिरकार अब सामने आ चुकी थी।
ये लिखावट पूरी तरह से स्क्वायर एक घेरे के भीतर बनाई गई थी, जिसमें प्राचीन से प्राचीन परंपराओं के सिंबल्स उकेरे हुए थे। एल्केमी, ज्योतिष, हेरोल्डिक, देवदूत और परियां, जादू टोने, सिजिल, ग्रीक, लैटिन आदि से ताल्लुक रखने वाले चिन्ह। ये एक तरह से संकेतों का अराजक जमावड़ा था। ये अनेक लिपियों का ऐसा मिश्रण था जिसमें दर्जनों भाषाओं, संस्कृतियों और समयों के अक्षर शामिल थे, यानी पूरी विशृंखलता, टोटल केओस। सिंबोलॉजिस्ट रॉबर्ट लैंगडन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सिंबल्स के इस तरह के ग्रिड का कोई मतलब भी निकाला जा सकता है। इस गड्ढमड व्यवस्था में किसी क्रम की खोज करना बिल्कुल असंभव सा था। बॉक्स में भरता तरल पदार्थ अब उसकी गर्दन के अगले हिस्से तक आ चुका था। उसी के साथ उसका डर भी बढ़ता जा रहा था। वो बक्से को लगातार पीट रहा था और ऊपर रखा पिरामिड लगातार उसकी तरफ घूर रहा था। उसकी घबराहट अब हद को पार करती जा रही थी। उसने अपना आखिरी जोर लगाते हुए अपना पूरा का पूरा ध्यान उन सिंबल्स को समझने के लिए केंद्रित कर दिया। इनका आखिर क्या मतलब हो सकता था? मुश्किल ये थी कि ये सारे चिन्ह एक दूसरे से इतने अलग थे कि ये समझना भी संभव नहीं था कि शुरुआत कहाँ से की जाए। टंकी के बाहर उसे कैथरीन की दबी दबी आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो लैंगडन को छोड़ने के लिए बार बार विनती कर रही थी। उसे कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसके शरीर की हर कोशिका उसे इस मुश्किल का हल ढूंढने के लिए प्रेरित कर रही थी। उसे अपने दिमाग में एक ऐसी स्पष्टता दिखाई दे रही थी जिसका उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। सोचो रॉबर्ट, सोचो, अगर जिंदा बचना चाहते हो तो। उसने दोबारा ग्रिड को गौर से देखना शुरू किया, किसी सुराग की तलाश में। हर सेकंड लैंगडन को लग रहा था जैसे उसका शरीर और भी सुन्न होता जा रहा हो। अब पानी उसके कान में घुसने वाला था। उसने अपना सिर जितना हो सका ऊंचा कर लिया। अब उसका सिर टंकी के ऊपरी हिस्से से टकराने लगा। कैथरीन और भी जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो उस पागल आदमी को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि बिना अलमास मंदिर गए लैंगडन पिरामिड की गुत्थी को कैसे सुलझाएगा। लैंगडन उसकी इन कोशिशों की मन ही मन सराहना कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे पूरे यकीन के साथ ऐसा लग रहा था कि 8 फ्रैंकलिन स्क्वायर अलमास मंदिर की तरफ इशारा नहीं कर रहा था। उसकी टाइमलाइन एकदम गलत थी। पौराणिक कहानियों के अनुसार मेसनों का पिरामिड सन 1800 के आसपास बनाया गया था, जो इस मकबरे के बनने से कई दशक पहले की बात थी। लैंगडन ये भी समझ रहा था कि उस समय असल में इसे फ्रैंकलिन स्क्वायर भी नहीं कहा जाता था। इसलिए यह संभव नहीं था कि कैपस्टोन किसी ऐसी इमारत की तरफ इशारा करता जो उस समय तक बनी ही नहीं थी। वो उस समय को समझने के लिए अपने दिमाग पर जोर डालने लगा। 8 फ्रैंकलिन स्क्वायर, 1800 के दौरान मौजूद कोई जगह या इमारत। अपने डर से लड़ते हुए वो शीशे के उस पार दिख रहे प्रतीक चिन्हों के ग्रिड को घूरने लगा। उसके दिमाग में बेसिर पैर के उदाहरण पैदा हो रहे थे। 8 फ्रैंकलिन स्क्वायर, सिंबल्स का ये ग्रिड एक चौराहा है। चौराहा और कुतुबनुमा मेसनों के प्रतीक होते हैं। मेसनों की वेदियां वर्गाकार होती हैं। वर्ग में 90 डिग्री का एंगल होता है। द्रव्य का स्तर और भी ऊपर बढ़ता जा रहा था। 8 फ्रैंकलिन, 8। इस ग्रिड में 8 बाई 8 खाने हैं। फ्रैंकलिन में भी 8 अक्षर हैं। द ऑर्डर में भी 8 अक्षर हैं। 8 को साइड में घुमाने से अनंत का चिन्ह इन्फिनिटी बन जाता है। न्यूमरोलॉजी में 8 को सर्वनाश का अंक माना जाता है। लैंगडन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पानी अब उसके कानों से टकराने लगा था। फिर उसे कैथरीन की आवाज़ भी सुनाई देनी बंद हो गई। पानी उसके कानों में घुसना शुरू हो चुका था। अचानक उसके चारों तरफ गर्भ के भीतर जैसा अंधेरा फैल गया। लैंगडन को लगने लगा कि अब वो मरने ही वाला है। द सीक्रेट हाइड्स विद इन। उसके मकबरे की शांति के भीतर कैथरीन के आखिरी शब्द गूंज रहे थे। द सीक्रेट हाइड्स विद इन। अजीब बात थी कि लैंगडन को लगा कि उसने ठीक यही शब्द पहले भी कई बार सुन रखे थे। द सीक्रेट हाइड्स विद इन रहस्यों के पीछे काम करने वाली एक बुनियादी मान्यता थी, जो इंसानों को ईश्वर की खोज के लिए किसी देवलोक की तरफ देखने के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर झांक कर देखने के लिए कहती थी। सभी महान रहस्यवादी संतों का यही संदेश था, द सीक्रेट हाइड्स विद इन। ईसा मसीह ने कहा था, ईश्वर का साम्राज्य तुम्हारे भीतर है। पाइथागोरस ने भी कहा था, पहले खुद को जानो, पहले खुद को जानो। और ये लिस्ट बहुत लंबी थी। लैंगडन के लिए इस बात का एहसास आज एक अजीब सी विडंबना की तरह उपस्थित हुआ था। इस वक्त उसकी आंखें जैसे स्वर्ग की तरफ देख रही थीं, और फिर अचानक उसे रोशनी दिखाई दी। उसे महसूस हुआ जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। द सीक्रेट हाइड्स विद इन द ऑर्डर, 8 फ्रैंकलिन स्क्वायर। और अचानक एक झटके से उसे ये बात समझ में आ गई। कैपस्टोन पर लिखा संदेश एकदम स्पष्ट हो गया। असल में ये संदेश भी
मैसनों के पिरामिड की तरह ही सिम्बोलॉन था, यानी टुकड़ों में बटा हुआ साइफर। इस संदेश को इतने आसान ढंग से छिपाया गया था कि लैंगडन को एक बार के लिए यकीन नहीं हुआ कि वो खुद और कैथरीन भी उसे समझ नहीं पाए थे। इससे भी अधिक हैरानी की बात यह थी कि अब उसे ठीक ठीक समझ में आ चुका था कि कैपस्टोन पर लिखे संदेश में सचमुच पिरामिड के पेंदे पर बने सिंबल्स के ग्रिड की गुत्थी को सुलझाने का एकदम सटीक तरीका बताया गया था। ये बहुत ही आसान था। वो ढक्कन के ऊपर फिर से जोर जोर से हाथ पटकने लगा। मैं जान गया हूँ। पत्थर का पिरामिड हटा और उसकी जगह टैटू वाला चेहरा फिर से दिखाई दिया। लैंगडन ने चिल्लाकर कहा, मैंने उसका अर्थ ढूंढ लिया है, मुझे बाहर निकालो प्लीज। उस आदमी के होंठ हिले, लेकिन लैंगडन को कुछ सुनाई नहीं दिया। उसे सिर्फ समझ में आया कि वो कह रहा था, मुझे या तो अभी बताओ वरना जाकर मरो। अब पानी बची हुई कुछ इंच जगह में भी भरने लगा था। लैंगडन ने अपना सिर थोड़ा पीछे की तरफ कर लिया ताकि कम से कम उसका मुंह पानी से बाहर रहे। ऐसा करने के कारण गरम गरम तरल पदार्थ उसकी आंखों में घुस गया और उसकी नज़र धुंधला गई। उसने पीठ टेढ़ी करके अपने मुंह को प्लेक्सीग्लास वाली खिड़की से सटा लिया। इसके बाद कुछ सेकंड तक उसे जो भी हवा मिल पाई उसके सहारे उसने मैसनों के पिरामिड की गुत्थी को सुलझाने के बारे में अपनी गोपनीय जानकारी उस आदमी को बताई। उसकी बात पूरी होते होते पानी उसके होठों तक भी आ चुका था। लैंगडन ने जोर से एक गहरी सांस ली और अपना मुंह कसकर बंद कर लिया। एक पल में ही पानी उसके ऊपर पूरी तरह से छा चुका था और उसके मकबरे के ऊपरी हिस्से तक पहुंचकर प्लेक्सीग्लास पर फैल रहा था। मलाह को लगा कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है। लैंगडन ने पिरामिड की गुत्थी को सुलझाने का तरीका ढूंढ लिया था। इसका जवाब बहुत ही आसान था, एकदम सीधा। उसने अपना सिर हिलाया और धीमे से कहा, शुक्रिया प्रोफेसर, परलोक का आनंद उठाओ। अध्याय 103। एक मंजे हुए तैराक के रूप में लैंगडन कई बार सोचता था कि आखिर डूबने का अनुभव कैसा होता होगा। आज उसे इसका सीधा अनुभव हो रहा था। वैसे तो वो दूसरों की तुलना में ज़्यादा देर तक अपनी सांस रोक सकता था, लेकिन अब हवा की अनुपस्थिति उसके शरीर पर अपना असर दिखाने लगी थी। लैंगडन को पता था कि वो बहुत जल्दी उस पॉइंट पर पहुंच जाएगा जिसे ब्रेथ होल्ड ब्रेक पॉइंट यानी सांस बंद रख पाने की सीमा कहते हैं। उसके बाद इंसान के लिए अपनी सांसें बंद रख पाना मुमकिन नहीं होता। लैंगडन का शरीर उसे बक्से को पीटने और बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने को कह रहा था, लेकिन वो जानता था कि ऐसा करने से जो बची खुची ऑक्सीजन उसके अंदर है वो नष्ट होगी। अब उसके पास आंखों के ऊपर जमे पानी से धुंधली हो रही बाहर की दुनिया को देखने और उम्मीद बनाए रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। बाहर की दुनिया अब उसे प्लेक्सीग्लास के झरोखे के बाहर एक धुंधले धब्बे की तरह दिखाई दे रही थी। दर्द में डूबी उसकी पसलियों में जलन का अनुभव हो रहा था। ऑक्सीजन की कमी के कारण हाइपोक्सिया की शुरुआत हो चुकी थी। अचानक उसे अपनी तरफ झांकता एक खूबसूरत और भुतहा चेहरा दिखाई दिया। ये कैथरीन थी। पानी के पर्दे के बाहर उसका कोमल चेहरा और भी दैवी लग रहा था। खिड़की के आर पार उनकी नज़रें पल भर के लिए मिलीं और लैंगडन को लगा जैसे उसकी ज़िंदगी बच जाएगी। फिर उसे कैथरीन की डरी हुई रुलाई का स्वर सुनाई पड़ा। वो समझ गया कि किडनैपर उसे वहाँ लेकर आया था। ज़बरदस्ती वो उसे लैंगडन के साथ हो रही घटना का गवाह बनाना चाहता था। पानी के अंदर इस अजीब अंधेरी सी जगह में फंसे हुए लैंगडन ये समझने के लिए अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था कि अब उसकी ज़िंदगी के आखिरी पल बीत रहे हैं। बहुत जल्द उसका अस्तित्व समाप्त हो जाने वाला था। फिर भी उसने कुछ पल की हिम्मत दिखाई। वो अनुभव कर रहा था कि सांस रोके रखने की सीमा रेखा अब करीब आ चुकी थी और फिर आखिरकार उसने भाग्य के सामने समर्पण कर दिया। उसके होंठ अलग हो गए और फेफड़े फैल गए। पानी उसके फेफड़ों में तेज़ी से घुसने लगा। लैंगडन को अपनी छाती में ऐसा दर्द आज से पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। फेफड़ों में घुसती हवा उसे आग की तरह जला रही थी। तुरंत उसका दर्द खोपड़ी तक जा पहुंचा। उसे लगा जैसे कोई उसके सिर को दांतेदार चक्री में दबा रहा हो। उसके कानों में उसे ज़ोर ज़ोर की धमक सुनाई दे रही थी और इस सब के ऊपर कैथरीन के चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाज़। अचानक एक चौंधियाने वाली रोशनी नजर आई और फिर घुप अंधेरा और शांति। रॉबर्ट लैंगडन का अंत हो चुका था। अध्याय 104। सब खत्म हो चुका था। कैथरीन ने चीखना बंद कर दिया था। अभी अभी रॉबर्ट के डूबने के दृश्य को देखकर वो पूरी तरह से सुन्न थी। सदमे और तकलीफ के कारण जैसे उसे लकवा मार गया था। प्लेक्सीग्लास वाली खिड़की के नीचे
लैंगडन की मुर्दा आंखें उसे चीरती हुई सूने आकाश में देख रही थीं। उसके मुर्दा मुंह से हवा के छोटे छोटे आखिरी बुलबुले बाहर आ रहे थे। फिर उसका शरीर धीरे धीरे टंकी की पेंदी में डूबने लगा, जहां जाकर वो अपने ही साए में गुम हो गया। लैंगडन की कहानी खत्म हो चुकी थी। कैथरीन बिल्कुल निष्प्राण सा महसूस कर रही थी। टैटू वाला आदमी नीचे की तरफ झुका और उसने निष्ठुर तरीके से उस झरोखे को बंद कर दिया। लैंगडन की लाश उस टंकी में अब सील बंद हो गई थी। फिर उसने कैथरीन के निर्जीव से शरीर को अपने कंधों पर लादा, कमरे की बत्ती बंद की और बाहर निकल आया। एक दूसरे कमरे में उसे ले जाकर उसने एक चौकोर टेबल पर पीठ के बल उसे पटक दिया। कमरे में अगरबत्ती की गंध फैली हुई थी। उसने कैथरीन की कलाइयों और टखनों को खोल दिया और फिर चमड़े की मोटी पट्टियों से उसे बांध दिया। कैथरीन एक बार फिर से हिलने डुलने में अक्षम हो चुकी थी। उसके ठीक ऊपर अजीबोगरीब किस्म की लाइटें जल रही थीं, जो बैंगनी से गहरे लाल रंग में बदलती जा रही थीं। कमरे की छत पूरी तरह से तस्वीरों से भरी हुई थी। तरह तरह के नक्षत्रीय पिंड, तारे, ग्रह, आकाश गंगाएं और न जाने कितने चार्ट और फॉर्मूले वहां पर बने हुए थे। राशियों से संबंधित जानवर उसे अपनी तरफ घूरते हुए महसूस हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सिस्टीन चैपल में किसी पागल साइंटिस्ट को खुला छोड़ दिया गया हो। उसके बाईं तरफ की दीवार भी इसी तरह की थी। वो तस्वीरों और रेखाचित्रों से पूरी तरह से ढकी हुई थी। उसके दाईं तरफ का दृश्य और भी ज्यादा डरावना था। पत्थर की जिस सिल्ली पर उसे लिटाया गया था, उसके पास ही एक छोटा सा चबूतरा बना था, जिसके ऊपर तरह तरह के सामान सजाकर रखे गए थे। सिरिंज, लाल रंग के तरल पदार्थ की छोटी सी शीशी, एक बड़ा सा चाकू जिसकी मूठ हड्डी की बनी थी और जिसका धार वाला हिस्सा चमकदार लोहे का बना हुआ था। पता नहीं वो राक्षस कैथरीन के साथ क्या करने वाला था। अध्याय 105। CIA का सिक्योरिटी एनालिस्ट रिक पैरिश जब नोला के दफ्तर में पहुंचा तो उसके हाथ में कागज का बस एक पेज था। पैरिश ने वो प्रिंट आउट नोला के हाथ में थमा दिया। ये देखो, ये है वो डॉक्यूमेंट। ये रिडैक्टेड है, लेकिन इससे तुम सारी बात को समझ पाओगी। मैं तो अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर वो हैकर इसमें घुस कैसे पाया। ऐसा लगता है कि डेलीगेटर स्पाइडर ने हमारे किसी एक सर्च पर कब्जा कर लिया। मुझे इसी वजह से आने में भी इतनी देर हो गई। मैं देखना चाहता था कि किन डॉक्यूमेंट्स को टारगेट किया जा रहा है, इसीलिए मैंने इस फाइल की एक्टिविटी को देखने की कोशिश की। और ऐसा लगता है कि ये डॉक्यूमेंट उस पार्टीशन पर है जो CIA के डायरेक्टर के लिए सुरक्षित है। नोला की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था। साटो के बॉस के पास मेसनों के पिरामिड से संबंधित फाइल थी। वो जानती थी कि वर्तमान डायरेक्टर और CIA के कई बड़े अधिकारी ऊंचे दर्जे के मेसन लोग थे, लेकिन वो इस बात की कल्पना भी नहीं कर पा रही थी कि उनमें से कोई भी CIA के कंप्यूटर पर मेसनों से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं रखेगा। फिर उसे लगा कि पिछले 24 घंटों में जिस तरह की घटनाएं हो रही थीं, उनको देखते हुए कुछ भी होना मुमकिन था। दूसरी तरफ एजेंट सिम्किंस फ्रैंकलिन स्क्वायर की झाड़ियों के बीच पेट के बल लेटा हुआ था। उसकी नज़रें अल्मास टेम्पल के प्रवेश द्वार पर टिकी थीं, लेकिन अभी तक वहां कोई भी नहीं पहुंचा था। तभी उसके फ़ोन पर साटो का फ़ोन आया। हमारा टारगेट अपने टाइम से कितना पीछे चल रहा है सिम्किंस? मैम, उसने 20 मिनट का टाइम बताया था, अब 40 मिनट बीत चुके हैं। कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। अच्छा, हार्टमैन की कोई खबर मिली? जी नहीं, उसने कोलोरामा हाइट्स पहुंचकर एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया। मैं भी उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। दोनों को समझ में आ रहा था कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई है। साटो ने कहा, मैंने मदद के लिए लोगों को बुलाया है, वो लोग भी उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तुम एक काम करो सिम्किंस, अपने लोगों को इकट्ठा करो। अब यहाँ रुकने से कोई फ़ायदा नहीं। हम यहाँ से निकलकर सीधे कोलोरामा हाइट्स जा रहे हैं। साटो ने अपना फ़ोन बंद कर दिया। वो उन औरतों में से नहीं थी जिसे कभी भी डर लगता था, लेकिन आज की रात उसे डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर। अध्याय 106। मलाख अपने एक हाथ में पिरामिड को लेकर सीधे पहली मंजिल पर बनी अपनी स्टडी की तरफ चला गया। वहाँ वो अपना लैपटॉप निकालकर बैठ गया। लैंगडन ने अपना काम पूरा कर दिया था, बेहतरीन ढंग से। उसने ना सिर्फ मेसनों के पिरामिड के अलग अलग हिस्सों को एक जगह इकट्ठा कर दिया था, बल्कि उसने उसकी पेंदी में बनी पहेली को भी हल कर दिया था। 10 मिनट पहले जब टंकी के अंदर पानी उसकी नाक तक पहुंच चुका था, तो उसने पिरामिड की पहेली को हल करने का तरीका ढूंढ लिया था। उसने चिल्लाकर कहा था, 8 फ्रैंकलिन स्क्वायर किसी जगह का पता नहीं है। द सीक्रेट हाइड्स विद इन द ऑर्डर। 8 फ्रैंकलिन स्क्वायर असल में एक मैजिक स्क्वायर है।
फिर उसने एल्ब्रेक्ट ड्यूरर के बारे में कुछ कहा था कि कैसे पिरामिड का पहला कोड इसके आखिरी कोड को समझने में मदद करता है। लैंगडन ने उसे ये भी बताया था कि किस तरह पिरामिड के पैंदे का रहस्य मैजिक स्क्वायर की मदद से सुलझाया जा सकता है। तुम्हें 8x8 के मैजिक स्क्वायर की ज़रूरत होगी। मैजिक स्क्वायर्स को ऑर्डर के आधार पर कैटेगराइज किया जाता है। 3x3 के मैजिक स्क्वायर को ऑर्डर 3 कहा जाता है। 4x4 के स्क्वायर को ऑर्डर 4। तुम्हें 8 ऑर्डर के मैजिक स्क्वायर की ज़रूरत होगी जिसे फ्रैंकलिन ने बनाया था। ये जानकारी पाने के बाद अब मलाख की सांसें खुशी से तेज तेज चल रही थीं और उसी को हल करने के लिए अब वो अपना लैपटॉप खोलकर बैठा था। उसने 8 ऑर्डर का फ्रैंकलिन स्क्वायर सर्च किया और फिर उसे खोल लिया। इस मैजिक स्क्वायर में 1 से लेकर 64 तक की संख्याओं को एक खास ढंग से लिखा गया था, जिसमें हर खड़ी, लेटी और तिरछी लाइन को जोड़ने पर एक ही जादुई संख्या मिलती थी। मलाख मुस्कुरा दिया। वो अब उत्तेजना से कांप रहा था। उसने पत्थर के पिरामिड को झपटकर उठाया और उसे पलटकर उसकी पेंदी को देखने लगा। इन 64 चिन्हों को फ्रैंकलिन के मैजिक स्क्वायर में दिए गए ऑर्डर के अनुसार सजाना होगा। उसने जल्दी जल्दी कागज़ के एक पेज पर 8x8 का एक स्क्वायर बनाया और इन संकेतों को नए ढंग से मैजिक स्क्वायर में दिए क्रम के अनुसार एक एक करके रखने लगा। और अचानक से उस ग्रिड का मतलब साफ होने लगा। पूरे 64 खाने भर लेने के बाद वो उस हल को देखकर हैरान था। सामने एक अजीब सी नई आकृति उभर आई थी। गडमड ग्रिड का स्वरूप अब पूरी तरह से बदल चुका था। वैसे वो पूरे संदेश के अर्थ को तो नहीं समझ पाया था, लेकिन उसे इतना पता ज़रूर चल चुका था कि उसे किस तरफ जाना था। पिरामिड अपना रास्ता खुद दिखाता है और इस वक्त वो पिरामिड दुनिया की सबसे महान रहस्यवादी जगह की तरफ इशारा कर रहा था। यही वो जगह थी जिसके बारे में मलाख कल्पना किया करता था कि वहाँ उसकी यात्रा पूरी होने वाली थी। अध्याय 107। कैथरीन को अपनी पीठ के नीचे का पत्थर बहुत ही ठंडा महसूस हो रहा था। रॉबर्ट की मौत का भयानक दृश्य बार बार उसकी आंखों के सामने उमड़ घुमड़ रहा था। उसी के बारे में सोचते सोचते अचानक उसका ध्यान अपने रिसर्च की तरफ चला गया। मौत के बारे में उसने हाल ही में जो खोज की थी उसकी तरफ। कुछ ही महीने पहले उसने अपनी सबसे चौंकाने वाली खोज की थी, जिसका परिणाम मौत के बारे में इंसान की सोच को बदल कर रख देने वाला था। अपने बचपन में कैथरीन सोचा करती थी कि पता नहीं मौत के बाद भी कोई ज़िंदगी होती है या नहीं। क्या स्वर्ग का अस्तित्व होता है? मरने के बाद इंसान का क्या होता है? ये सारे सवाल उसे हमेशा से परेशान करते रहे थे। 1 साल पहले वो अपने भाई के साथ फिलॉसफी के एक सवाल पर बात कर रही थी जो चिरकाल से चला आ रहा था, आत्मा के अस्तित्व का सवाल। वो इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि क्या वाकई मनुष्य के अंदर कोई ऐसी चेतना होती है जो उसके शरीर के बाहर भी जीवित रहने में सक्षम होती है, यानी इंसान की आत्मा। वो जानती थी कि बौद्ध और हिंदू परंपराओं में इस बात को स्वीकार किया गया था कि इंसान की मौत के बाद आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती थी, लेकिन आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करना एकदम असंभव काम था। भाई से इस बारे में हुई काफ़ी बहस के बाद कैथरीन के दिमाग में एक अजीब सी बात कौंधी। उसके भाई ने बुक ऑफ जेनेसिस की चर्चा की थी, जिसमें आत्मा को नेस्मा कहा गया है। इसे एक तरह की आत्मिक चेतना के रूप में देखा गया है जो शरीर से अलग होती है। कैथरीन को लगा कि चेतना का मतलब होता है विचार की उपस्थिति। नोएटिक साइंस में साफ साफ कहा गया है कि विचार में भी द्रव्यमान होता है, इसलिए ये बात काफ़ी तर्कसंगत है कि इंसानी आत्मा में भी द्रव्यमान होना चाहिए। तो क्या वो आत्मा का वज़न नाप सकती थी? बेशक ये बात असंभव सी थी। इसके ऊपर सोचना भी निहायत बेवकूफ़ी भरा काम था। लेकिन इसके 3 दिन बाद एक रात गहरी नींद से कैथरीन अचानक उठ गई। वो धड़धड़ाकर नीचे उतरी और अपनी गाड़ी चलाते हुए सीधे अपनी लैब पहुंच गई। वो तुरंत एक एक्सपेरिमेंट के लिए तैयारी करने लगी। ये प्रयोग इतना सरल था कि उसे सोचकर अब अचंभा हो रहा था, लेकिन इसके लिए बहुत ही हिम्मत की ज़रूरत थी। वो नहीं जानती थी कि उसका ये एक्सपेरिमेंट सफल होगा या नहीं। उसने पीटर को भी इसके बारे में काम पूरा होने से पहले कुछ भी ना बताने का फैसला किया था। इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने में उसे 4 महीने लगे थे, लेकिन आखिरकार एक दिन वो अपने भाई को लेकर अपनी लैब आई। उसने एक बड़ा सा यंत्र बाहर निकाला जो उसने पिछले स्टोरेज रूम में छिपा कर रखा हुआ था। अपने आविष्कार को पीटर को दिखाते हुए वो बोली, इसे मैंने ही डिज़ाइन किया है और बनाया है। ज़रा अंदाज़ा लगाओ तो ये क्या है? भाई ने उस अजीब से यंत्र को घूर कर देखा। ये तो इनक्यूबेटर जैसा लग रहा है। कैथरीन हंस दी। वाकई ये यंत्र इनक्यूबेटर से मिलता जुलता था।
लेकिन इसका आकार बड़े लोगों के जितना था। लंबा, वायुरोधी, पारदर्शी प्लास्टिक से बना कैप्सूल, जैसे कोई अल्ट्रा मॉडर्न स्लीपिंग बैग हो। इसे एक बड़े से इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के ऊपर रखा गया था। कैथरीन ने उसे बिजली के सॉकेट से जोड़ दिया। मशीन पर लगा एक डिजिटल डिस्प्ले चमकने लगा। उसने सावधानी से कुछ डायल्स को इधर उधर घुमाया तो डिस्प्ले पर तरह तरह के नंबर उभरने लगे। अंत में वो 0.0000000000 पर जाकर रुक गया। पीटर ने हैरान होकर पूछा, क्या ये तराजू है? हाँ पीटर, लेकिन कोई ऐसा वैसा तराजू नहीं है। ये देखो। कैथरीन ने पास के काउंटर से एक बहुत ही छोटा सा कागज का टुकड़ा उठाया और उसे सावधानी से कैप्सूल के ऊपर रख दिया। डिस्प्ले पर लिखे नंबर बदलने लगे और अंत में एक जगह आकर रुक गए। अब वहां जो संख्या दिखाई दे रही थी वो थी 0.0008194325 किलोग्राम। ये माइक्रो बैलेंस है पीटर, बहुत ही शुद्धता से मापने वाला सूक्ष्म तराजू। इसमें कुछ माइक्रोग्राम तक के वजन को भी नापा जा सकता है। अगर मैं इस कैप्सूल के अंदर किसी आदमी को बंद करके इसका ढक्कन बंद कर दूं, तो वो आदमी पूरी तरह से सील किए हुए सिस्टम में कैद हो जाता है। इस कैप्सूल के अंदर ना तो कोई चीज़ जा सकती है और ना ही बाहर आ सकती है। किसी भी तरह की गैस, तरल या धूल के कण भी नहीं, ना ही किसी की सांस, शरीर से वाष्प बनकर निकलने वाला पसीना या फिर शरीर से निकलने वाला द्रव्य, कुछ भी नहीं। पीटर के चेहरे पर घबराहट दिखाई दी। लेकिन ये सब किस लिए? इसमें बंद होने पर तो कोई भी आदमी कुछ ही पलों में स्वर्ग सिधार जाएगा कैथरीन। हाँ पीटर, इसमें उसे 6 मिनट का टाइम लगेगा। ये उसकी सांस लेने की स्पीड पर निर्भर करेगा। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम क्या अब लोगों की जान लिया करोगी? कैथरीन मुस्कुराई। थोड़ा इंतजार करो, अभी तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। मशीन को पीछे छोड़कर कैथरीन पीटर को लेकर क्यूब के कंट्रोल रूम की तरफ चली गई। उसे प्लाज्मा वॉल के आगे बिठाकर उसने एक वीडियो ऑन कर दिया। सामने जो नज़ारा उपस्थित हुआ वो घर पर बनाए किसी वीडियो की तरह लग रहा था। कैमरा बेडरूम में धीरे धीरे घूमता हुआ एक बिस्तर के पास पहुंचा जो अभी ठीक से बिछाया नहीं गया था। उस पर दवा की बोतलें, एक रेस्पिरेटर और दिल की धड़कन मापने के यंत्र रखे हुए थे। धीरे धीरे घूमता हुआ कैमरा आखिरकार बेडरूम के बीच में पहुंचा जहां कैथरीन का बनाया वो यंत्र रखा था। पीटर की आंखें फैल गईं। अरे ये क्या हो रहा है? कैप्सूल का पारदर्शी ढक्कन खुला हुआ था। उसके अंदर एक ऑक्सीजन मास्क पहने एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था। उसकी बूढ़ी बीवी और हॉस्पिटल का एक कर्मचारी पॉड के पास खड़े थे। वो आदमी बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा था। उसकी आंखें बंद थीं। कैथरीन ने बताया, कैप्सूल में बंद जो ये आदमी है, ये येल में मेरा साइंस का टीचर था। हम दोनों कई सालों से एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। वो काफ़ी बीमार है। वो हमेशा कहता था कि वो साइंस की खोजों के लिए अपने शरीर का दान करना चाहता था। इसीलिए जब मैंने उसे इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया तो वो इसमें शामिल होने के लिए तुरंत तैयार हो गया। पीटर सदमे से बुरी तरह से हक्का बक्का था। वो अपने सामने घटती घटनाओं को आंखें फाड़े देख रहा था। हॉस्पिटल का कर्मचारी अब उस आदमी की पत्नी की तरफ मुड़ा। समय हो गया है, वो तैयार हैं। बूढ़ी औरत ने अपनी आंखों में डबडबाते आंसुओं को पोंछा। ठीक है। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय से पैदा हुई शांति दिखाई दे रही थी। हॉस्पिटल का कर्मचारी पॉड के पास पहुंचा और उसने उस व्यक्ति का ऑक्सीजन मास्क हटा दिया। आदमी के शरीर में हल्की सी हरकत हुई, लेकिन उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। रेस्पिरेटर और दूसरे यंत्रों को भी हटाकर किनारे कर दिया गया। अब कमरे के बीचों बीच कैप्सूल के भीतर वो आदमी एकदम अकेला था। मरते हुए आदमी की पत्नी पॉड के नज़दीक आ गई। उसने झुककर अपने पति को माथे पर चूमा। बूढ़े ने अपनी आंखें नहीं खोलीं, लेकिन उसके होठों में हल्की सी हरकत हुई और चेहरे पर एक प्यार भरी मुस्कान दिखाई दी। ऑक्सीजन मास्क के बिना उस आदमी को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। उसका अंतिम वक्त एकदम करीब था। बड़ी ही शक्ति और शांति के साथ उस आदमी की पत्नी ने पारदर्शी ढक्कन को नीचे गिरा दिया और कैथरीन के सिखाए हुए तरीके से उसे सील करके बंद कर दिया। पीटर आशंका से चौंक गया। कैथरीन, ये तुम क्या कर रही हो? कैथरीन ने फुसफुसाकर कहा। घबराओ मत पीटर, अभी कैप्सूल में काफ़ी हवा है। फिर उसने मरते हुए आदमी के सील किए हुए पॉड के पास रखे तराजू की तरफ इशारा किया। उसके ऊपर कुछ अंक उभरे दिखाई दे रहे थे। 51.4534644 किलोग्राम। ये उसके शरीर का वजन है पीटर। तुम परेशान मत हो, वो यही चाहता था। ये उसकी अपनी मर्जी से हो रहा है। बस आगे देखो कि क्या होता है। अगले 90 सेकंडों के दौरान उस आदमी की उखड़ी सांसें और तेज हो गईं और फिर वो पल भी आया जब उसने अपनी आखिरी सांस ली। सारी चीज़ें एक साथ रुक गईं।
खेल खत्म। उसकी बीवी और अस्पताल का कर्मचारी एक दूसरे को ढाढ़स बंधा रहे थे। कुछ सेकंड के बाद पीटर ने कैथरीन की तरफ देखा। जाहिर था कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कैथरीन ने उसे कैप्सूल के डिजिटल डिस्प्ले की तरफ देखने को कहा, जो अब भी चमकता हुआ मृत व्यक्ति का वजन दिखा रहा था। और फिर जब पीटर ने उसे ध्यान से देखा तो वो सदमे से पीछे हट गया और अपनी कुर्सी से गिरते गिरते बचा। लेकिन वो तो ये क्या? ऐसा शायद ही कभी होता था कि महान पीटर के पास बोलने को कुछ नहीं हो। शुरुआत में कई बार जब कैथरीन ने इस चीज़ को देखा था तो उसकी भी प्रतिक्रिया ऐसी ही थी। उस व्यक्ति की मौत के बाद तराजू पर दिखाई दे रहे अंक में अचानक कमी आ गई थी। वजन में आई इस कमी की मात्रा बहुत ही कम थी, लेकिन इसे मापा जा सकता था और इसके परिणाम दिमाग को चकरा देने वाले थे। कैथरीन को याद आया कि उसने कांपते हाथों से अपने लैब नोट्स में लिखा था, ऐसा लगता है कि इंसान के शरीर में एक अदृश्य पदार्थ होता है जो मौत के बाद उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। उसकी मात्रा को वाकई मापा जा सकता है। भौतिक बाधाओं का इस पर कोई असर नहीं होता। मुझे मानना पड़ेगा कि ये किसी ऐसे डायमेंशन में गतिशील होता है जिसका मैं अनुभव नहीं कर सकती। अपने भाई के चेहरे पर दिख रहे सदमे के भावों से कैथरीन समझ गई थी कि वो भी इसके परिणामों के बारे में समझ चुका था। उसने लड़खड़ाती जुबान से कहा, कैथरीन, मुझे लगता है कि तुमने अभी अभी इंसान की आत्मा का वजन किया है। काफी देर तक दोनों भाई बहन चुप बैठे रहे। पीटर इसके परिणामों के भयंकर और अद्भुत आयामों को समझने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने अभी जो देखा था, अगर वो सच था, यानी कि इस बात का प्रमाण उन्हें मिल गया था कि आत्मा, चेतना या जीवनी शक्ति इंसान के शरीर के बाहर की यात्रा कर सकती है, तो बहुत सारे रहस्यवादी सवालों के जवाबों पर एक चौंकाने वाली नई रोशनी पड़ चुकी थी। पुनर्जन्म होता है कि नहीं? वैश्विक चेतना क्या है? मौत का समय नज़दीक होने पर होने वाले अनुभव क्या हैं? इसी तरह के अनगिनत सवाल। पीटर चुप था। कैथरीन ने देखा कि उसकी आंखें डबडबाई हुई थीं। कैथरीन समझ गई कि वो इस वक्त जैकरी के बारे में सोच रहा था। सालों से पीटर अपने दिल में अपने बेटे की मौत की जिम्मेदारी का बोझ ढो रहा था। उसने कैथरीन को कई बार कहा था कि जैकरी को जेल में छोड़ना उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी और इसके लिए वो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। तभी एक तेज़ आवाज़ ने कैथरीन का ध्यान अपनी तरफ खींचा और वो अपने ख्यालों से बाहर निकल आई। टैटू वाला आदमी व्हील चेयर पर पीटर को लेकर अब अंदर आ रहा था। कैथरीन को समझ में नहीं आ रहा था कि अपने भाई को जिंदा देखकर उसे खुशी से पागल हो जाना चाहिए या फिर दहशत में आ जाना चाहिए। पीटर के शरीर को शेव करके पूरी तरह से चिकना कर दिया गया था। उसके घने सफ़ेद बालों का कोई अता पता नहीं था। भौहें भी गायब थीं। उसने काले रंग का रेशमी गाउन पहन रखा था। दाहिने हाथ की जगह बस एक ठूंठ दिखाई दे रहा था जिस पर ताज़ी पट्टी बांधी गई थी। दोनों भाई बहन की आंखें आपस में मिलीं और दोनों में ही दर्द और अफसोस भरा था। पीटर ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से हल्की सी घिघियाहट ही बाहर निकल पाई। कैथरीन समझ गई कि उसके मुंह में भी कपड़ा ठुंसा हुआ था। टैटू वाले आदमी ने पीटर के घुटे हुए माथे पर थपकी देते हुए कहा, मैंने तुम्हारे भाई को एक बहुत बड़े सम्मान के लिए तैयार किया है। आज उसे एक खास भूमिका निभानी है। हम लोग कुछ ही देर में निकलने वाले हैं, लेकिन मुझे लगा कि तुम शायद उसे अलविदा कहना चाहोगी। तुम पीटर को लेकर कहाँ जा रहे हो? पीटर और मुझे पवित्र पहाड़ की यात्रा करनी होगी। खजाना वहीं पर छिपा है। मेसनों के पिरामिड ने उस जगह का पता बता दिया है। तुम्हारे दोस्त लैंगडन ने भी काफ़ी मदद की। कैथरीन ने अपने भाई की तरफ देखते हुए कहा, पीटर, इसने रॉबर्ट को मार डाला है। पीटर का चेहरा दर्द से विकृत हो गया। वो ज़ोर ज़ोर से अपना सिर हिलाने लगा, जैसे कि अब और दर्द उससे बर्दाश्त ना हो रहा हो। टैटू वाला आदमी बगल वाली टेबल की तरफ गया और उसने वहाँ रखे अजीब से चाकू को उठा लिया। फिर उसने उसे कई और चीज़ों, जैसे एक अगरबत्ती, तरल पदार्थ से भरी एक छोटी शीशी, सफ़ेद मखमली कपड़ा और कुछ दूसरी चीज़ों के साथ सावधानी से लपेटकर रॉबर्ट के थैले में डाल दिया। पिरामिड और कैपस्टोन उसमें पहले से ही रखे हुए थे। फिर वो टेबल की ड्रॉर की तरफ बढ़ा और उसके अंदर कुछ ढूंढने लगा। कैथरीन के पास वापस आकर उसने उसका दायां हाथ पकड़ा और उसकी कोहनी के अंदर के हिस्से में कुछ गड़ा दिया। कैथरीन को लगा कि उसका कोहनी से नीचे का हिस्सा और उंगलियां सुन्न होते जा रहे हैं। पीटर के मुंह से अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं, जिनसे लग रहा था कि वो काफ़ी डरा हुआ है। वो अपनी भारी कुर्सी से छूटने के लिए छटपटा रहा था। जब वो आदमी उससे दूर हटा
तब कैथरीन को समझ में आया कि पीटर अचानक इतना डर क्यों गया था। टैटू वाले आदमी ने कैथरीन की नस में एक मेडिकल सुई चुभा दी थी, जैसे वो खून दे रही हो, लेकिन वो सुई किसी ट्यूब से नहीं जुड़ी थी, बल्कि उसका खून उसमें से बहता हुआ बाहर की तरफ खुले में गिर रहा था। उस आदमी ने पीटर की तरफ मुड़कर कहा, ये इंसान की बनी रेत घड़ी है। थोड़ी देर में जब तुम अपनी भूमिका पूरी कर रहे होंगे पीटर, तो मैं चाहूँगा कि तुम कैथरीन के बारे में सोचना कि वो इस अंधेरे में किस तरह अकेले मर रही होगी। वैसे अभी वो 1 घंटे तक जिंदा रहेगी। अगर तुमने मेरी बात मानी और मेरे साथ सहयोग किया तो उसकी जान बचाने के लिए मेरे पास काफ़ी समय होगा, और अगर तुमने मेरा विरोध किया तो तुम्हारी बहन इसी कमरे के अंधेरे में मारी जाएगी। पीटर और भी बुरी तरह से छटपटाने लगा। मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ऐसा पहली बार तो नहीं है ना पीटर, जब तुम अपने परिवार के किसी सदस्य को अकेले छोड़कर जा रहे हो। और ये तो तुम समझ ही गए होंगे कि मैं सौगानलिक जेल में बंद तुम्हारे बेटे जैकरी की बात कर रहा हूँ। मुझे वो रात अच्छी तरह से याद है। मैंने वो सब कुछ सुना था। वार्डन ने तुम्हारे बेटे को छोड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन तुम जैकरी को सीख देना चाहते थे, उसे वहीं मरने के लिए छोड़कर। तुम्हारे बेटे को वाकई काफ़ी अच्छी सीख मिली है ना पीटर, लेकिन मुझे क्या, उसका नुकसान मेरा फ़ायदा। फिर वो क्रूरता से मुस्कुराया और पीटर की व्हीलचेयर को धकेलते हुए बाहर चला गया। कुछ देर बाद कैथरीन को कार चालू होने की आवाज़ सुनाई दी और इसके बाद उस हवेली में शांति छा गई। अंधेरे में अकेली कैथरीन के शरीर से धीरे धीरे खून रिस रहा था। अध्याय 108। रॉबर्ट लैंगडन का दिमाग एक अनंत गहरी खाई में भटक रहा था। ना कोई रोशनी, ना कोई आवाज़, ना कोई संवेदना, बस चारों तरफ फैला अनंत शून्य और चुप्पी। एक अजीब सी कोमलता, भारहीनता, उसके शरीर ने उसे मुक्त कर दिया था। वो सारे बंधनों से अलग हो चुका था। भौतिक संसार का अस्तित्व अब उसके लिए खत्म हो चुका था। समय की उपस्थिति उसके लिए खत्म हो चुकी थी। अब वो विशुद्ध चेतना में बदल चुका था, शरीरी चेतना जो इस ब्रह्मांड की शून्यता में झूल रही थी। अध्याय 109। हेलीकॉप्टर कोलोरामा हाइट्स वाले घर के लॉन में लैंड हुआ और सिम्किंस और उसकी टीम के लोग कूदकर बाहर आए। उन्होंने अपने हथियार बाहर निकाले और पोर्च की तरफ दौड़ पड़े। सामने के दरवाजे में ताला लगा था। सिम्किंस ने अपनी हथेली का गोला बनाकर खिड़की से अंदर झांका। फॉयर में भी अंधेरा था, लेकिन उसे दरवाजे के पास पड़ी लाश की एक हल्की सी झलक दिखाई दी। ओह माय गॉड, ये तो हार्टमैन है। कुछ ही सेकंड बाद कांच तोड़कर वे सभी भीतर घुस चुके थे। सिम्किंस तेजी से फॉयर की तरफ गया और हार्टमैन के पास झुककर उसकी नब्ज देखने लगा। कुछ भी नहीं था। फिर उसने हार्टमैन के गले में धंसा हुआ स्क्रू ड्राइवर देखा। उसने खड़े होकर अपने लोगों को पूरी इमारत की तलाशी लेने का इशारा किया। सारे एजेंट पहली मंजिल पर चारों तरफ अपनी लेज़र लाइटों की मदद से अंधकार में तलाशी लेने लगे। लिविंग रूम में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन डाइनिंग रूम में एक महिला सिक्योरिटी गार्ड को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, जिसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी। लैंगडन या कैथरीन को जिंदा ढूंढ पाने के बारे में सिम्किंस की उम्मीदें तेजी से कम होती जा रही थीं। पहली मंजिल की तलाशी पूरी होने के बाद उसने अपने 2 एजेंट्स को ऊपरी मंजिल की तलाशी के लिए भेजा। इसी बीच उसे किचन से तहखाने में जा रही 2 सीढ़ियां नजर आईं। वो नीचे गया। ये तहखाना काफ़ी बड़ा और साफ सुथरा था, जैसे इसका पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ हो। वो वापस आ गया। पूरा घर सुनसान था और उन 2 लाशों के अलावा उसे या उसके एजेंट्स को कुछ भी नहीं मिला था। सिम्किंस ने साटो को ऑल क्लियर का संदेश रेडियो से भेजा और यहाँ की चिंताजनक स्थिति के बारे में बताया। जब तक वो फॉयर के पास पहुंचा, तब तक साटो पोर्च की सीढ़ियां चढ़ रही थी। उसके पीछे वॉरेन बेलामी भी था। साटो फॉयर में घुसकर एक पल के लिए रुकी और उसने हार्टमैन की लाश के सामने अपना सिर झुकाया। फिर उसने अपना सिर उठाकर सिम्किंस को देखा। लैंगडन या कैथरीन का कोई अता पता नहीं है? और पीटर सोलोमन? कुछ नहीं पता मैम। अगर वे लोग अब भी जिंदा हैं तो ज़रूर वो उन लोगों को अपने साथ ले गया है। क्या तुम्हें घर में कोई कंप्यूटर नज़र आया? जी हाँ मैम, ऑफिस में है। दिखाओ मुझे। सिम्किंस साटो को फॉयर से लिविंग रूम की तरफ ले गया। शानदार कारपेट पर बे विंडो से टूटे कांच के टुकड़े बिखरे थे। फायरप्लेस को पार करने के बाद एक बड़ी सी पेंटिंग लगी थी। वहाँ किताबों की कई अलमारियाँ रखी थीं। एक काफ़ी पुराना डेस्क भी था और एक बड़ा सा कंप्यूटर मॉनिटर। साटो डेस्क के पीछे गई और आंखें सिकोड़कर स्क्रीन को देखने लगी। स्क्रीन पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। साटो ने खाली डॉक की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस कंप्यूटर में कुछ नहीं है। वो लैपटॉप का इस्तेमाल करता है जिसे वो अपने साथ लेकर गया है।
सिम्किंस को उसकी बात समझ में नहीं आई। मैम, क्या उसके पास कोई ऐसी सूचना है जिसे आप देखना चाहती हैं? नहीं सिम्किंस, उसके पास कुछ ऐसी सूचना है जो मैं किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं जाने देना चाहती हूँ। नीचे उस छुपे हुए बेसमेंट में कैथरीन ने हेलीकॉप्टर के उतरने की आवाज़ सुनी थी और इसके बाद कांच के टूटने और फर्श पर लोगों के चलने की आवाज़ भी। उसने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मुंह में कपड़ा ठुंसा होने की वजह से उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो जितना चिल्लाने की कोशिश करती, उसकी कोहनी से खून उतना ही तेज़ी से बहने लगता। वो जानती थी कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। उसकी सांसें अब फूलने लगी थीं और उस पर बेहोशी जैसी छा रही थी। वो अपने दिमाग की पूरी ताकत लगाकर खुद को बचाने के लिए कोई तरकीब सोचने की कोशिश करने लगी। रॉबर्ट लैंगडन का दिमाग शून्य में विचरण कर रहा था। किसी टेक की तलाश में उसने अनंत शून्य में झांका। उसे कहीं कुछ नहीं मिला। पूर्ण अंधकार, पूरी चुप्पी और पूर्ण शांति। यहाँ तक कि उसे ग्रेविटी का भी अनुभव नहीं हो रहा था, जिससे उसे ऊपर नीचे का कुछ पता चलता। उसका शरीर पता नहीं कहाँ जा चुका था। शायद इसी को मृत्यु कहते हैं। वक्त कभी जैसे फैल रहा था और कभी सिकुड़ रहा था, जैसे आकाश में उसका कोई आधार ही ना हो। वक्त बीतने का एहसास उसके लिए पूरी तरह से खत्म हो चुका था। तभी अचानक दूर की आकाश गंगाओं में हो रहे विस्फोटों की तरह यादें उसके दिमाग में कौंधने लगीं। अनंत शून्य से स्मृतियों की बिजली उसकी तरफ बढ़ती हुई आने लगी और फिर अचानक उसकी स्मृति वापस आ गई। उसके अंदर अब तस्वीरें उमड़ रही थीं, स्पष्ट और परेशान करने वाली। वो किसी चेहरे को देख रहा था जिस पर हर जगह टैटू बने हुए थे। 2 ताकतवर हाथों ने उसके सिर को उठाया और जमीन पर दे मारा। दर्द का एक गुबार उठा और फिर अंधकार छा गया। फिर एक सनसनाहट, फिर यादों के कतरे कतरे। कोई लैंगडन को घसीट कर ले जा रहा था। वो नीम बेहोशी की हालत में नीचे और भी नीचे जा रहा था। उसका किडनैपर किसी श्लोक का उच्चारण कर रहा था। वर्बम सिग्निफिकेटियम, वर्बम ओमनिफिकम, वर्बम पर्डो। इससे आगे की कहानी के लिए सुने द लॉस्ट सिंबल का 8वां और आखिरी भाग।